अध्याय 51। ईमानदार अभिभावक चाचाजू हाओ शर्मिंदा था, माफ करना। वैसे भी तुम आगे बढ़ सकते हो। उसका दूसरा मतलब सुनकर जू हाओ का चेहरा पहले तो लाल हो गया, फिर उसने गुस्से में कहा, मुझे इस मीटिंग के बारे में पहले पता नहीं था। साथ ही पिछली बार जो हुआ वह मेरी गलती थी। मुझे दूसरों के साथ शर्त लगाकर ऐसा बचकाना काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मैं अपने पिता के सहमत होने से पहले 3 दिन और 3 रातों तक भूख हड़ताल पर रहा। देखो, इतनी भूख के बाद मैं कितना दुबला हो गया हूँ। जू हाओ ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं पिछली बार जब हमने अलविदा कहा था, उसे कभी नहीं भूलूंगा। टिएट हाओ ने दृढ़ता से कहा। उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चीजों का विकास उसकी उम्मीदों से परे था। इनकू ने सोचा कि टिएट हाओ मजबूर था, या सिर्फ पिछली घटना के कारण वह उससे द्वेष रखता था और उसे अपमानित करना चाहता था। इसलिए जब उसने उसे कहानी सुनाते हुए सुना, तो वह चौंक गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं रोका, भले ही एक्स्यूई हाओ के शब्द सच थे या झूठे थे। वह निश्चित हो सकती है कि श्रीमती एक्स्यूई उसे दरवाजे में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं होगी। उसके शरीर पर उन्हें अपना सिर खरोंच दिया। वास्तव में मुझे या तो पता नहीं है। उस दिन मैं आपके घर गया, नहीं, आपके चाचा का घर बैठक के बाद समझाने के लिए। उसके बाद मुझे तुम्हारी याद आने लगी। फिर मुझे पता चला कि तुम और पढ़ना चाहते हो, इसलिए मैंने एक छात्र होने का नाटक किया और चुपके से तुम्हारे क्रैम स्कूल में घुस गया। लेकिन मेरी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने केवल पिछली पंक्ति में खड़े होकर तुम्हें देखने की हिम्मत की। संक्षेप में, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम सच में नहीं चाहती हो, तो मैं घर जाकर अपने पिता को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मैंने पहले तो उनसे कहा कि बस उनकी सहमति लेनी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतना आगे बढ़ेंगे। मुझे सच में खेद है। इस आदमी ने अप्रत्याशित रूप से 1 महीने तक उस पर नजर रखी, फिर भी उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सोंग एन ज्यू पहले से ही थक चुकी थी। उसका सिर भी अस्त व्यस्त था। अब यह और भी भ्रमित करने वाला था। हाल ही में क्या चल रहा है? सभी आड़ू के फूल असामान्य रूप से खिल रहे थे। 1 या 2 लोग उसे ऐसे कारणों से पसंद करते थे जिनका कोई मतलब नहीं था। उसने धीरे से गिलास नीचे रखा। चाहे कुछ भी हो, उसका जीवन अस्थायी रूप से सुरक्षित था। टाई हाओ ने आगे कहा, मेरा परिवार मेरे साथ बहुत सख्त है, खासकर जब गर्लफ्रेंड की बात आती है। अगर मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले अपने माता पिता की सहमति लेनी होगी। मैंने पहले अपने पिता को बताया। पहले तो मेरे पिता सहमत नहीं हुए और मेरी माँ ने मुझे कोड़े से पीटा। उसके बाद मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मैं 3 दिन और 3 रात भूखा रहा। उसके बाद मेरे पिता ने इस पर विचार किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें जल्दी ही सगाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो क्या? सोंग एन ज्यू ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि जू हाओ के मन में कुछ चल रहा था, और उसके लिए इसे कहना मुश्किल था। बोलो, एक औरत की तरह संकोच मत करो, टोंग एन कू ने अधीरता से चिल्लाया। टिएट हाओ एक छोटी दुल्हन की तरह पीछे हट गई, नहीं तो देर हो जाएगी। मेरे पिता ने कहा, तुम्हारे और तुम्हारे चाचा के बीच का रिश्ता साधारण नहीं है। पिछला वाक्य समाप्त करने के बाद टिएट हाओ ने जल्दी से समझाया, मेरे पिता ने बकवास कहा, इसे दिल पर मत लो। वह आपका संरक्षक है। वह आपके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं देख रहा हूँ कि वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, और वह बहुत ईमानदार व्यक्ति लगता है। इस तरफ सोंग एन ज्यू की अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी, और कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। बहुत देर हो चुकी है,
जो व्यक्ति आया था वह जू हाओ के मुंह में ईमानदार अभिभावक चाचा था। अध्याय 52। टाइयू होलो सिंह कंट्रोल द अपराइट गार्जियन। चाचा टाई हाओ के दंगों के नीचे एक जियू के मुंह को चूमने के लिए, क्या आप शरारती हैं? उसने हिम्मत नहीं की। दया के लिए भीख मांगे। हम जानते हैं, बाघ के मुंह से शिकार चुराने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। टोंग हंग क्वोक के लिए कार्रवाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। मुझे डर है कि सिर्फ इस तथ्य के कारण कि फो थान थोंग ने जिस महिला से शादी की थी वह एनकू थी, उसे आज की हरकतों के कारण 100 बार आत्महत्या करने का मन हुआ। एनकू के कंधे तब तक हिल रहे थे जब तक कि वे दर्द में नहीं पड़ गए, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी आंखें ढकी हुई थी। वह डगमगा गई। यह गंदा है, मैं इसे फेंक सकता हूँ। फू शेन शांग ने उसे ठंडे पानी के नल से ले लिया और इसे गर्म पानी में समायोजित किया। आप किससे नाराज हैं? ठीक है, तो मुझे यह स्वयं करना होगा। तुरंत न आना सिर्फ उसे सच्चाई दिखाने के लिए था, उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर देना। इन जीयू के लिए बहस न करना दुर्लभ था, लेकिन किसी कारण से फो थान थोंग बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसके सीने में नामहीन आग और भी ज्यादा फैल रही थी। कल मेरे पीछे घर चलो, एनजीयू ने आखिरकार उलझन में कहा। इतनी जल्दी? क्या? फो थान थोंग ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। कुछ नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ नहीं। मुझे सच बताओ। मैं बस डरी हुई हूँ। डर गई? फू शेन शांग ने उपहास किया। उसे डर था कि फू जिंगशी को पता चल जाएगा। इन जू ने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर देखने की पहल की। मुझे यकीन है कि तुम्हारा परिवार मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि वे तुम्हारे जैसे अंधे न हों। फू शेन शांग, मैं नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से असहज महसूस करो। फू शेन शांग चौंक गया। उसकी अभिव्यक्ति कई बार बदली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें सिकोड़कर उसे देखा, उसका अध्ययन किया। वह नजर हेडलाइट की तरह थी, जो अंधेरे में छिपी हर जगह से बाहर नहीं निकल रही थी। तुम? फू शेन शांग एक पल के लिए रुकी, थोड़ी अनिश्चित लग रही थी। तुम मेरी वजह से सोंग परिवार में वापस आ गई? अध्याय 53। रफ्ट फर। सोंग एन जू की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रखा गया हो, जिससे उसका फर खड़ा हो गया हो। वह चिंता की स्थिति में आ गई। इसका सोंग परिवार में मेरे लौटने से क्या लेना देना है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। फू शेन शांग की छाती पर दबा हुआ गुस्सा और हताशा एक हल्की हवा से उड़ गई, और एक पल बाद यह बिना किसी निशान के गायब हो गई। पीछे केवल पानी की गर्म धाराएं छोड़ गईं। बेवकूफ! तुम बेवकूफ हो। अगर यह बेवकूफी नहीं है, तो क्या है? तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा सोंग परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है, तो मेरे परिवार द्वारा तुम्हें स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक होगी? क्या अब कूदने में बहुत देर नहीं हो गई है जब पानी तुम्हारे पैरों के पास है? फू शेन शांग के शब्द अब भी उतने ही क्रूर थे जितने पहले थे। उसे इतनी असहजता कभी महसूस नहीं हुई थी। इतनी बेबाकी से कहा जाना, कोई गरिमा नहीं बची थी। सबसे मुश्किल बात जो कहना था वो पूरी तरह से उजागर हो गई थी। शायद वो उससे इस बारे में बात करने के लिए पागल थी। सोंग एन जू ने आखिरकार विस्फोट कर दिया। फू शेन शांग, जाने दो। अब तुम मुझे बेवकूफ होने के लिए नफरत करती हो। मुझे तुम्हारा चेहरा खोने के लिए नफरत करती हो। अगर तुम्हें पता होता, तो तुम ऐसा नहीं करती। बेशक फू शेन शांग ने जाने नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे और कसकर गले लगाया। हालांकि वो बेवकूफ है, लेकिन वो बहुत प्यारी है। सोंग एन जू पागल हो गई। मेरी प्यारी छोटी बहन। मैंने हाँ नहीं कहा,
ना का मतलब ना होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से गाली खाने के लिए वहां भागी हूं? फू शेन शांग, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती हूँ जिसने कभी मुझे बचाया था, इसलिए मेरा दिल तुम्हें याद दिलाने का है। सोंग परिवार में आना इसलिए है क्योंकि मेरा दिमाग गोल गोल सोचता रहता है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ऑटिज्म की अपनी सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में अकेली हूँ, तो हर कोई तुम्हें घेरना चाहता है। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं तुम्हारे लिए यह सब लंबे समय तक करूंगी। सोंग एंजू का चेहरा लाल था। वह हांफ रही थी। उसे घूर रही थी, जैसे कोई इंजन धुआं छोड़ने वाला हो। अच्छा, फू शेन शांग ने केवल उसे प्यार से देखा। उसकी विशाल आंखें उसके मनमोहक रूप को दर्शा रही थी, जबकि उसने उसे नकारने की पूरी कोशिश की। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसके छोटे से मुंह को चूमा जो बड़बड़ा रहा था, उसे जोर से चूस रहा था। उस सारे उत्साह को अपने पेट में निगलने की लालसा कर रहा था। वह वास्तव में एक मूर्ख लड़की थी। अपनी आईक्यू के बारे में चिंता करने के लिए इतनी मूर्ख, लेकिन इतनी मूर्ख होने के कारण लोग भावुक हो जाते थे। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि सोंग जिंगो के इरादे बुरे थे, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया। उसे अपनी पसंद खुद करने दी। नतीजतन, वह उन तथाकथित रिश्तेदारों को दुर्व्यवहार सहना पसंद करेगी। वह निराश, क्रोधित और नियंत्रण खो बैठा। उसने सोचा कि उसके पास न तो दिल है और न ही फेफड़े, लेकिन अंत में वह उससे भावुक हो गया। उसने सोचा था कि वह जिस एकमात्र व्यक्ति पर विचार कर रही थी, वह फुकाने ही था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे फिर भी प्रथम स्थान दिया गया। यह एहसास ही वह कारण था जिसकी वजह से वह सबसे ज्यादा खुश था। हालांकि, क्या उसका वर्तमान मूड इसलिए था क्योंकि वह सफलता के करीब पहुंच रहा था, या इसलिए क्योंकि वह उसके दिल के करीब पहुंच रहा था? यह दर्द करता है। मैंने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। तुम जानवर हो। मेरा पैर दर्द कर रहा है। फो थान थोंग ने अभी अभी पाया कि उसका पैर सूज गया था। शायद वह अभी बहुत तेज चली थी और गलती से मोच आ गई। माफ करना, मान लीजिए कि उसके पास अभी भी कुछ विवेक था। जैसे ही टोंग एनकू ने यह सोचा, उसने उठा लिया। उसके पैर उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। उसकी पीठ बाथरूम की दीवार से सटी हुई थी। कोई बात नहीं। तुम एक कमीने हो। वह स्पष्ट रूप से नाराज थी। जाहिर है अभी भी गुस्सा। वे अभी स्पष्टतः बहस कर रहे थे। क्या आप कृपया जो कुछ हुआ है उसमें करने या न करने का मामला नहीं जोड़ सकते? मैं नहीं करना चाहता। बेशक मैं नहीं करना चाहता। आप एक बात कहते हैं, लेकिन आपका दिल दूसरी बात सोचता है। यह आपके दिमाग की बात नहीं है। मैं अभी सोना चाहता हूँ। क्या टोंग हंग क्वोक ने आपको नशा नहीं दिया? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं वह फलों का जूस नहीं पीता। ओह, वह स्वर बहुत खेदपूर्ण लग रहा था। फिर पहले की तरह जारी रखें। अध्याय 54। कोई टक्कर बेहतर नहीं है। यह आदमी, कभी कभी वह घातक रूप से कोमल होता है, कभी कभी वह लोगों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अब उसे पता चला, इस तरह से सीधे बोलना, हालांकि कभी कभी इसे स्वीकार करना मुश्किल होता है, फिर भी उसे सहज बनाने के लिए थोड़ा छिपाना पड़ता है। फो थान थोंग की उपस्थिति बहुत अचानक थी, इतनी अचानक कि वह भ्रमित हो गई। इससे निपटने के लिए टालमटोल करने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया। उसकी हड्डियों में मौजूद जिद ने उसे हार मानने के लिए तैयार नहीं किया। अगर वह कोशिश नहीं करती, तो उसे कैसे पता चलता कि यह असंभव है? पहले तो उसने सोंग जिंग गो की सोच को नजरअंदाज करने की योजना बनाई। जब तक बात बहुत ज्यादा न हो, वह समझौता कर सकती थी।
लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से उसकी बेशर्मी को कम करके आका। फो थान थोंग बहुत विचारशील था। उसने उसे ध्यान से नहलाया और फिर कपड़े बदलने के लिए बिस्तर पर ले गया। सबसे पहले उसके लिए अलमारी से नाश्ता निकालें, फिर दवाइयों का डिब्बा लेकर बिस्तर के किनारे बैठें, उसके पैरों पर तेल की मालिश करें। इनकू हेडबोर्ड के सहारे झुका हुआ था। उसके हाथ में एक पारदर्शी केक बॉक्स था जिसमें एक आकर्षक सुनहरा फ्लान केक था जिसे फो थान थोंग ने खुद बनाया था। उसकी आंखें इस आदमी को राक्षसी अवस्था एक से वास्तव में भयानक दैवीय अवस्था में बदलते हुए देख रही थी। एक शैतान, शैतान, जानवर, 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 इस बार तुम बहुत लापरवाह हो। अगर मैं नहीं आया तो तुम क्या करोगे? एनजू ने मुंह बनाया, केक निकाला, कुछ नहीं। वैसे भी मैं हमेशा बहुत भावुक रहता हूँ। मैं कभी भी कुछ करते समय परिणामों के बारे में नहीं सोचता। फू शेन शांग के हाथ में तुरंत ताकत बढ़ गई। एनजू दर्द में चिल्लाया, जल्दी से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास समर्थन है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बचाने के लिए निश्चित रूप से आओगे। फू शेन शांग ने अपने होंठ उठाए, तभी उसका चेहरा ढीला हुआ। खुद को समझदार समझो, सो जाओ, कल। एनजू को सिरदर्द हुआ जब उसने कल सुना। क्या हम किसी और दिन बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम मुझे पहले से बता सकते हो कि तुम्हारा परिवार क्या करता है? परिवार में कितने लोग हैं? कौन सा शेन शांग तुम्हारा पूर्वज है, ताकि मैं खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकूं? हम वहां पहुंचने पर देखेंगे। अगर उसे पहले पता होता तो शायद वह पूरी रात भाग जाती। तुम मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बता सकती थी? मुझे लगता है कि हर कोई तुमसे बहुत डरता है। क्या तुम माफिया बॉस नहीं हो जिसने मुझे गुलाम की पत्नी बनने के लिए धोखा दिया? फू शेन शांग ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने कभी इतनी बदसूरत पत्नी देखी है? सोंग एन जियू ने गुस्से में उसे लात मारी, लेकिन दर्द के कारण वह अपने दांत पीसकर गुस्से से देखने लगी। तुम कितनी बार यह कहना चाहोगी कि मैं तुम्हें समझूं? तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके बारे में सोचना बेकार है। यह बेकार क्यों है? फू शेन शांग ने इत्मीनान से कहा, क्योंकि तुम्हारा सिर पानी से भरा नहीं है। मेरा सिर पानी से भरा नहीं है। हाँ, आधा पानी है, आधा आटा है। अगर वे टकराते नहीं हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर टकराते हैं तो वे सब गूदा बन जाएंगे। मैं उससे फिर कभी बात नहीं करना चाहती। इसकी तुलना में मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। वह क्या है? सोंग एन जियू को अचानक बुरा लगा। फो थान थोंग ने दवा का डिब्बा हटा दिया और दो चीजें फेंक दी। सोंग एन जियू ने उन पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक दुपट्टा था, दूसरा विवाह कानून था जिसे उसने चुपके से खरीदा था और जिस पृष्ठ पर तलाक के नियम अंकित थे। अध्याय 55। किसी और की पत्नी, तुम। मैंने इसे स्पष्ट रूप से अंडरवियर के ढेर के नीचे छुपाया था। तुम्हें कैसे पता चला? इनक्यू ने जल्दी से तौलियों के ढेर को अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारे सामान में ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकता? इस आदमी ने फिर से अपना सर्वशक्तिमान रवैया दिखाना शुरू कर दिया। समझाओ, सबूत भी निकाल लिए गए हैं। अब और क्या है समझाने के लिए? मैंने समझाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं फैसला सुनाता हूँ। स्कूल शुरू होने से पहले तुम्हें मेरे लिए स्वेटर बुनना होगा और गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के सूत्र याद करने होंगे। मैं जांच करूंगा। मैं विरोध करता हूँ। विरोध अमान्य है। फू शेन शांग ने बोलना समाप्त कर दिया और किताब को बॉक्स में फेंक दिया, फिर बॉक्स को दूर कर दिया। हर दिन थोड़ा सा। एक लगातार दिल क्या है? इनके बारे में मैं उन्हें खुद को दूर फेंक दूंगा। घर छोड़कर
एक जियो उलझ गया, बॉक्स को गले लगाकर कूड़े के सामने खड़े हो गए। दुपट्टा वह चुपके से कवर किया। फो थान थोंग के निशान बुनाई के लिए उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया। हर बार यह उसके परेशान दिल को शांत कर सकता था। अब उसे इसे फेंकने के लिए कहना, वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि ऐसी चीजें थी जो उसकी नहीं हो सकती थी, इसलिए इसे जाने देने का समय आ गया था। बैंग बैंग, दिल की धड़कन की आवाज की तरह बॉक्स अंधेरे कूड़ेदान में गिर गया। इनको दुखी थी, लेकिन यह भी महसूस कर रही थी कि एक बोझ उतर गया था। जैसा कि फो थान थोंग ने कहा, वह पहले से ही शादीशुदा थी। भले ही उसके मन में ऐसा विचार न आया हो, उसे ये काम नहीं करने चाहिए थे। किसी अन्य व्यक्ति के लिए दुपट्टा बुनते हुए तथा उसके अलावा दर्जनों दुपट्टे बुनते हुए पाए जाने पर उसे कोड़े न मारना पहले से ही दयालुता थी। बेशक यह भी संभव है कि उसने अभी अभी अच्छा खाना खाया हो और उसका मूड अच्छा हो। यदि यह सामान्य होता तो पिटाई अपरिहार्य होती। उस बेवकूफ़ी भरे समय के बारे में सोचकर ही उसका दिल दुख जाता था जब वह अपना होमवर्क समय पर पूरा नहीं कर पाई थी और उसे सोफे पर धक्का देकर गिरा दिया गया था और कई बार पीटा गया था। बहुत क्रूर। गहरी सांस लेते हुए एनकू ने मन ही मन अपना मन बना लिया। उसे स्पष्ट रूप से समझना था कि वह किसी और की पत्नी थी। पहला कदम उसकी ईमानदारी की रक्षा करना और कैना ही की संपत्ति चुराना था। इस समय उसका सेल फोन वाइब्रेट हुआ। एनकू कुछ सोच रही थी। बिना कुछ देखे उसने फोन उठा लिया। हेलो एनकू। कैना। कैने ही। यह मैं हूँ। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मैं पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। जब उसने फोन रखा तभी एनकू का बेतहाशा धड़कता हुआ दिल सामान्य हुआ और उसी समय उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है। टोंग एनकू, तुम्हारी गरिमा कहाँ है? अध्याय 56। वह मेरे घर पर है। 20 मिनट में वहां पहुंच जाओ। अपनी बहन के पास आओ। फो थान थोंग घर पर है। वह 20 मिनट में कैसे आ सकती थी? सोंग एनजू वास्तव में खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी। क्या कर रही हो, भाभी? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें फिर से सजा दी? सोंग एनजू ने पलटकर देखा और फू हुआ शेंग को देखा जो किसी समय आई थी। एक स्मार्ट गुलाबी शर्ट पहने हुए, हाथ में कार की चाबियां पकड़े हुए। मैं मुसीबत में हूँ, मुझसे बात मत करो। फू हुआ शेंग शायद ही कभी इतनी गपशप मुक्त होती थी। उसने बस कंधे उचकाए और कमरे में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खटखटाया और कुछ सेकंड से भी कम समय में वह फू शेन शांग के साथ बाहर चली गई। फू शेन शांग को सूट पहने हुए देखकर एनजू ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया। तुम्हें बाहर जाना है? हाँ, एक सामाजिक पार्टी है। मैं आज रात वापस नहीं आ सकता। कल सुबह 8 बजे मत भूलना। समझ गया, एनकू ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। दोनों के जाने से पहले फो हुआ सेन ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा जिससे उसे किसी कारण से दोषी महसूस हुआ। क्या वह कुछ जानता है? असंभव। लेकिन फिर भी समय पर आने के लिए उसे धन्यवाद देना होगा। यह शायद भाग्य है। एनकू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस अवसर का उपयोग स्पष्ट रूप से बोलने के लिए करें। अगर वे उस समय मिलते तो यह और भी अजीब होता। यूनिवर्सिटी ए रात की हवा थोड़ी ठंडी थी। एनजू गुलाबी रंग का स्पोर्ट्सवियर पहने हुए था, ट्रैक पर खड़ा था, स्टैंड की रेलिंग के सहारे झुकी हुई आकृति की पीठ को देख रहा था। कैने ही। एनजू स्टैंड की ओर भागा। जब वह करीब आया तो उसकी गति धीमी हो गई।
जिस क्षण फो कैने ही ने अपना सिर घुमाया, एनजू का गला लगभग घुट गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सहज होती हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी मजबूर करें, वे नहीं बदलेंगी। इसके विपरीत, जितना अधिक आप उन्हें मजबूर करेंगे, वे उतनी ही तीव्र होंगी। यहाँ आओ। एनकू शांत हो गई, कुछ बार बुदबुदाया, तुम किसी और की पत्नी हो, तुम किसी और की पत्नी हो। फिर बोली, हाँ, तुम मुझे इतनी जल्दी में ढूंढ रही हो, क्या कोई जरूरी काम है? एनकू ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि सेल फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर देखा तो लगा फो। ईश्वर! अरे यार! अनकू घबरा गया। उसने फोन पकड़ रखा था और लगभग उसे गिराने ही वाला था। मुझे दे दो, फो काने ही बोला। हाँ, फू जिंगशी की आवाज लोगों के दिलों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती थी। अन्यथा वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी कि उसे अपना सेल फोन दे दे। फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी की और फू जिंगशी को उत्तर बटन दबाते हुए देखा, साथ ही यह भी कहा कि वह मेरे साथ है। फिर उसने फोन रख दिया, बैटरी निकाल ली और सेल फोन उसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था। अभी ऐसा लग रहा था कि कुछ गंभीर हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में 10,000 घास के घोड़े सर पर दौड़ रहे हों। एनजू स्तब्ध थी, इसलिए वह बस एक भटकती आत्मा की तरह वहां खड़ी रही और बोली, यह खत्म हो गया है। इस बार मैं निश्चित रूप से मर चुकी हूँ। जिसने गलत काम किया वह फू जिंगशी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तुम मुझे जवाब दो। फू जिंगशी ने उसे अभूतपूर्व गंभीरता से देखा। एनजू का छोटा सा दिल कांप उठा। क्या तुम जानती हो? क्या वह वास्तव में तुम्हारा दूसरा चाचा है? फू जिंगशी का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। धुंधली रात के आसमान में यह और भी पीला लग रहा था। उसने जवाब नहीं दिया, जो इसे स्वीकार करने से अलग नहीं था। फू जिंगशी ने अपना संयम वापस पाया और कहा, तुम उसे कब से जानती हो? हालांकि फू शेनशांग ने उसे पहले ही बता दिया था कि जिंगशी उसका भतीजा है, फिर भी उसे उम्मीद थी। अब जब फू जिंगशी ने इसकी पुष्टि कर दी थी, तो एनजू को काफी झटका लगा और उसने उदास होकर जवाब दिया, लगभग 1 महीने पहले। चूंकि तुम यूनिवर्सिटी में नहीं गई थी? हाँ। कहाँ? लियांग परिवार। हम एक दूसरे को क्यों जानते थे? उस दिन मेरे माता पिता वहां चर्चा कर रहे थे कि मेरा पालन पोषण कौन करेगा, और फू शेनशांग लियांग परिवार में मेहमान बनकर आया और उससे मिला, और फिर कहा कि मुझे उसके साथ जाने देना बेहतर होगा। उस समय मैं आवेग में था और उसके साथ चला गया। मुझे लगा कि मैं मजाक कर रहा था। मुझे सचमुच लगा कि वह मजाक कर रहा है। किसने सोचा होगा कि उसे पहले ही विवाह प्रमाण पत्र मिल चुका है। फुकानेही को सिरदर्द हो रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अपनी कनपटियों को रगड़ रहा था। उसके हाव भाव थे, मैं दूसरे युवा मास्टर को लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर पाएंगे। आपने मुझसे यह क्यों छुपाया? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना था तो मैंने तुमसे कह दिया। एनकू बहुत दुखी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे दूसरी चाची कहो। अध्याय 57 संभावित आक्रमण। एनजू बहुत दुखी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे दूसरी आंटी कहो। फू जिंगक्सी। वाह! एनजू ने अपना हाथ उठाया और कमजोरी से कहा, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बोलो। खांसी, जिंगक्सी, तुम इतना स्पष्ट रूप से क्यों पूछना चाहती हो? अगर तुम इस तरह पूछोगी, तो मैं गलत समझूंगी। क्या गलत समझूंगी? फो कानेही ने उसकी ओर देखा। मैं गलतफहमी में हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। आनकू शर्मिंदा हुआ। आपने गलत समझा, फो कानेही ने शांति से कहा। ओ, जीटी, एलटीओ,
एक ठंडी हवा बह रही थी। फुकाने ही ने अपना कोट उतार कर उसे पहना दिया। मैं इस बात को नजरअंदाज कर सकता था कि तुम पहले कितनी पागल थी, लेकिन इस बार तुम बहुत लापरवाह थे। भाई कू ने आदत से बाहर अपने बालों को बिखेरा। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं जानता हूँ यह पागलपन है। मैंने भी सुलह करने के बारे में सोचा। मैंने मैरिज लॉ पढ़ने की कोशिश की। मैंने जानबूझकर उसे धोखा देते हुए पकड़ने की साजिश भी रची ताकि यह तमाशा खत्म हो जाए, लेकिन सब विफल रहा। इससे अलग होना असंभव है। फू जिंगशी का लहजा बहुत सकारात्मक था। वह एक पल के लिए रुका और फिर बोला, ऐसा नहीं है कि उसे धोखा देने के लिए मजबूर करना ही एकमात्र तरीका है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी कर सकते हो। एनजू ने खुद की ओर इशारा करते हुए घूर कर देखा। मेरा किसके साथ संबंध हो सकता है? मेरे साथ, फू जिंगक्सी ने जवाब दिया। फट! एनजीओ ने लगभग काला खून उगल दिया, लगातार अपने हाथों को लहराते हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? फू जिंगक्सी ने भ्रम में भौहें सिकोड़ ली। एनजीओ शर्मिंदा थी, लेकिन उसकी आवाज गंभीर थी। क्योंकि आप मेरे दिल में एक अविनाशी पवित्र छवि हैं। आपका उल्लंघन किया जा सकता है। फू जिंगक्सी ने बहुत स्वाभाविक और शांति से उत्तर दिया। टीटी। एनजीओ ने अपना माथा ढक लिया, स्तब्ध, भयभीत। अभी अभी महान भगवान ने अभी क्या कहा? उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ढह गई हो। महान भगवान, मजाक मत करो। एनजीओ ने अपने छोटे से दिल को गले लगाया और भीख मांगी। तुम क्यों नहीं कर सकते? फू जिंगक्सी ने गंभीरता से पूछा। मैंने तुमसे कहा था। क्योंकि आप एक पवित्र और अलंघनीय छवि हैं। अनकू ने असहाय होकर अपना चेहरा ढक लिया। पवित्र? बेशक। मेरे हृदय में आप एक ईश्वर के समान परिपूर्ण अस्तित्व हैं। आपके सामने मैं आसानी से हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि सभी जीवित प्राणी बुद्ध से पहले समान हैं। यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं बुद्ध की रोशनी से बच गया हूँ। एक जीव थोड़ा उत्तेजित था, फिर उसके हाथों को फैलाएं। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, जैसे कि आप एक भूत को देखते हैं या मुझे नफरत नहीं करते हैं। एक जीव ने अनुमान लगाया कि यह समय था क्योंकि मैं पानी में गिर गया और फू जिंगक्सी को मेरा चेहरा देखने दिया। लेकिन इस बार मैं आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन यह 5 साल पहले था। अब उसने मुझे इस तरह से देखा था और अभी भी बहुत ही शांत था। एक महान भगवान की तुलना में वह है। स्पिरिट स्वर्ग में चढ़े थे। बहुत सुंदर। उत्साहित होने के बाद मैंने धीरे धीरे अपने दिल को अपने हाथ के नीचे महसूस किया। थोड़ा तेज धड़क रहा था। आह, इसका क्या मतलब है? टीटी वास्तव में रोना चाहता है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं गलत समझूंगा, इसलिए ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे और भी गलतफहमी हो। अध्याय 58 मैं पहले ऊपर गया। जब मैं नीचे आया तो मैं उसे ऊपर ले आया। एनको, मैं भी इंसान हूँ। हाँ, इंसान। एक क्यूयू औपचारिकता से अगर उसे उत्तेजना सहन करने में असमर्थ पाया गया और इस समय उसकी नाक से खून बह रहा था, तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। हे भगवान, क्या मैं अपना हाथ आपकी छाती से हटा सकता हूँ? इस बार उसने कुछ ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। गलत समझा कि तुम मुझे पसंद करते हो। यह गलतफहमी होना आसान होगा कि यह भी एक गलतफहमी थी, इसलिए उसे याद रखना पड़ा। हाँ, फू जिंगशी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो, जिंगशी, क्या तुम मुझे मेरा फोन वापस दे सकती हो? एनजू ने सावधानी से पूछा। नहीं। क्यों? फू जिंगशी ने दूर से काले आसमान को एक जटिल भाव से देखा। उसकी सफेद आस्तीन हवा में लहरा रही थी, और एक पल के बाद
वे अंधेरे में डूबते हुए प्रतीत हो रहे थे। अंधेरे ने उन्हें निगल लिया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। इंजू अचानक घबरा गया और अनजाने में अपनी शर्ट के कोने को पकड़ लिया। एक लंबी चुप्पी के बाद फू जिंगशी बोला, उसकी आवाज थोड़ी अलौकिक थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी अपने परिवार के बारे में बताया है। इंजू ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। अतीत में वह केवल पार्टी करती थी, लड़ती थी और मुसीबत में पड़ती थी। उसने बाहरी मामलों पर बहुत कम ध्यान दिया, भले ही शेन हुआन और फू जिंगशी के बीच काफी करीबी रिश्ता था। शेन हुआन, वह केवल इतना जानती थी कि बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब नहीं थी। वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का था। एक जहां तक फो कानेहियन की बात है, वह एक राजकुमार की तरह था, जिसका व्यक्तित्व जेड़ की तरह कोमल था। हालांकि वह दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली था, लेकिन वह अपनी प्रतिभा के बल पर दूसरों को नीचा नहीं दिखाता था, बल्कि इसके विपरीत वह अपने आसपास के लोगों के बहुत करीब था। आम तौर पर कपड़ों पर खर्च बहुत कम होता है। इसे मितव्ययिता भी कहा जा सकता है। उसकी धारणा में उसने कभी भी अपने परिवार की पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया था। एकमात्र बात जिसके बारे में उसे यकीन था, वह यह थी कि वह एक बहुत अच्छा शिक्षक था। उसका हर कार्य अनुकरणीय था और वह बहुत ही सहज था, बिना किसी दिखावे के, मानो वह ऐसे ही पैदा हुआ हो। एक उच्च पदस्थ अधिकारी का बेटा। अब कैने ही उसे अपने परिवार के बारे में बताने जा रहा है। आपका परिवार फो थान थोंग का परिवार नहीं है। फो थान थोंग के मुंह से कहानी जानने के हजारों तरीकों के बाद अब हमें पता चला। वह अचानक थोड़ा घबरा गई। क्या आप इसके ग्रुप को जानते हैं? फू जिंगशी की आवाज हवा के झोंके की तरह उसके कानों में घुसी। जैसे ही यह वाक्य उसके मुंह से निकला, 5 बिजली के बोल्ट की तरह चमक उठी। 10,000 घास भरे घोड़े जो अभी अभी भागे थे, अब उसे रौंदने के लिए मुड़े थे। इंजू लगभग अवाक थी। उसे अपना मुंह खोलने में काफी समय लगा। उसके दांत अभी भी कांप रहे थे। नहीं। क्या आप एक शहर के सबसे अमीर आदमी, बहुराष्ट्रीय एसके ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? हाँ। एसके के चेयरमैन फू झेंगक्सुन हैं। मेरे दादा। इंजू ने खुद को संभालने के लिए रेलिंग पकड़ ली। उसने पहले कभी गपशप नहीं की थी और वह शेन हुआन से फू झेंगक्सुन का नाम भी जानती थी। वह उसके बेटों और पोते पोतियों के नामों पर कैसे ध्यान दे सकती थी? कभी-कभी जब शेन हुआन उत्तराधिकारियों का जिक्र करता, तो वे सभी अंग्रेजी नाम होते। अगर आप उसे पीट-पीट कर मार भी डालें, तो भी वह यह नहीं सोच पाएगी कि PHTHNTHNG नाम में PH और PH चिन्ह युएन नाम में PH एक ही होंगे। इनकू ने शेन हुआन के शब्दों को याद करते हुए कहा, अफवाह है कि चेयरमैन एसके बेहद भयानक है, इसलिए कई लड़कियां फो परिवार के दरवाजे में घुसना चाहती हैं। क्योंकि फो लाओ टैम का व्यक्तित्व चुलबुला है, इसलिए ज्यादातर महिलाएं उसके झांसे में आ जाती हैं। जो महिलाएं उसके साथ सोने की पहल करती हैं, वे पुराने बांस की टहनियों की तरह होती हैं। उन्होंने फो परिवार के मांस और खून को पाने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए हैं और कई बार सफल भी हुई हैं। लेकिन चाहे वह व्यक्ति अपने बेटे को बहका रहा हो या उसका बेटा उन्हें छेड़ने की पहल कर रहा हो, उन महिलाओं का अंतिम परिणाम समय से पहले जन्म था। यहाँ तक कि एक महिला की 2 बार मृत्यु भी हो गई। कोई आश्चर्य नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब टोंग हंग क्वोक को पता चला कि वह गर्भवती है तो वह खुश नहीं हुआ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चाहे वह सोंग जिंगो हो या झो जिंगड़ी, उन्हें यकीन था कि फू शेनचांग बस खेल रही थी। उसे निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलेगा।
हर कोई जानता था कि फू परिवार के पुराने मालिक को सबसे ज्यादा नफरत उस तरह की महिला से थी जो यह सोचने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकती कि वह सही है, खासकर उन कम हैसियत और हैसियत वाली महिलाओं से जो अपनी ताकत नहीं जानती थी और फू परिवार की वंशावली को कलंकित करने के लिए एक अमीर परिवार में प्रवेश करने की कोशिश करती थी। अगली पीढ़ी के लिए उनके पास सख्त आनुवंशिक आवश्यकताएं हैं और वे उन महिलाओं को जन्म देने की अनुमति नहीं देते जो उनकी शर्तों को पूरा नहीं करती। फू परिवार के दरवाजे में प्रवेश करने वाली महिला को सभी 5 इंद्रियों से गुजरना पड़ता था, 6 जनरलों का सिर काटना पड़ता था और एक ही जीवन में 9 बार मरना पड़ता था। अप्रत्याशित रूप से वह नहीं जानती थी कि अपने बेटे को बहकाने के लिए कैसे जीना या मरना है। हालांकि वह पहल करने वाली नहीं थी, लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उसने न केवल उसे बहकाया, बल्कि बिना कुछ कहे शादी भी कर ली। उसने पहले ही अपने लिए नरक के द्वार खुलते देख लिए थे। फू जिंगक्सी ने उसकी मृत्यु पीड़ित उपस्थिति को देखा। क्या अब तुम समझ गई? एनजू ने भारी सिर हिलाया। निश्चित रूप से अपने पिछले जीवन में उसने फू शेन शांग की पैतृक कब्र खोदी थी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मार दिया जाएगा, चुप करा दिया जाएगा और मेरे शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा और अब से मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी? तलाक, फू कैना ही ने उत्तर दिया। ये 2 शब्द सुनकर अनकू अचानक चुप हो गया। बस इतना ही। इससे पहले वह अभी भी शपथ ले रही थी कि वह कल अपनी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही वह घूमती है, वह पहले से ही अपने सामान्य स्व में लौट आई थी। जिंगक्सी की अभिव्यक्ति नहीं हुई क्योंकि उसने उसे एक रुमाल सौंप दिया था और जब वह नहीं जानती थी कि वह रोने लगी है, तो वह चौंक गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि फो थान थोंग ने कहा कि टोंग परिवार के पैसे की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि टोंग परिवार के प्रभाव को उधार लेना उसके लिए बेकार था। टोंग थी एसके के सामने खड़ी धूल के कण की तरह थी और वह शायद एक निम्न दर्जे और हैसियत वाली महिला थी जो अपनी सीमाओं को नहीं जानती थी और एक अमीर परिवार में प्रवेश करने और फू परिवार के कुलीन वंश को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। भावनाओं में कलह के कारण वे अलग हो गए। 2 साल बाद वे स्वचालित रूप से तलाक ले सकते हैं। फू जिंगशी के शब्दों ने निस्संदेह उसके दिल में फंसे जानवर को बाहर निकलने का रास्ता दिया। 4 शब्द, भावनाओं में कलह, बहुत व्यक्तिपरक थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि लोग इसे कैसे कहते हैं। इसके अलावा 2 लोगों की परिस्थितियां बहुत उपयुक्त थीं, इसलिए जब तक वह उसे छोड़ देती, न केवल उसे कल भयानक फू झेंगक्सुन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि 2 साल बाद वह इस बेतुके दुःस्वप्न को भी समाप्त कर सकती थी। अगली सुबह फो परिवार का घर कैसा है? क्या तुम्हें अभी तक कोई पत्नी मिल गई है? फो हुआ सेनह ने धीरे धीरे नीचे उतरते हुए दूध पिया। अकेले लौट रहे फो थान थोंग को देखते हुए उसका स्वर घृणित था। पिछली रात पहाड़ से बाघ को दूर भगाने की चाल बहुत सटीक थी, जिससे उसकी बहुत सारी दिमागी शक्ति चली गई। उसे विश्वास था कि इस सावधानीपूर्वक योजना के तहत वह निश्चित रूप से चीजों को शानदार ढंग से बदल देगा। फू हुआशिंग ने अपने चाकू को तेज किया और जानबूझकर इस अवसर का इंतजार किया ताकि फू जिंगशी को बता सके जो अभी भी इसके बारे में नहीं जानती थी। फिर एक होंगमेन भोज का आयोजन किया और फू शेनशांग को घसीट कर ले गया। हालांकि फू शेनशांग वास्तव में एक भगोड़ा था, उसने उसे कार में आधे रास्ते में पाया था, लेकिन तो क्या हुआ, यह सब पहले से ही तय था। उसने सोचा था कि फू शेनशांग गुस्सा दिखाएगा और लोगों को पूरे शहर की तलाशी लेने के लिए जुटाएगा, लेकिन उसने उससे कुछ भी करने की उम्मीद नहीं की थी और आज सुबह अकेले लौट आया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था,
मासूमियत से अनजान कि उसके सिर पर सींग कितना चमकदार था। फू हुआशिंग ने व्यंग्य किया, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी मानवता का परीक्षण न करो। क्या तुम उसके वापस आने की उम्मीद कर रहे हो? फू शेनशांग ने एक सिगरेट जलाई। मछली? फू हुआशिंग ने दिलचस्पी से पूछा, मछली क्या? मछली चाहे वह आए या नहीं। अगर वह आती है तो मैं अपना सिर काट लूंगा ताकि तुम एशट्रे के रूप में इसका इस्तेमाल कर सको। फू शेनशांग ने नजर घुमाई। उसकी आंखें घृणा भरी आंखों ने साफ कहा, तुम्हारे दिमाग में इतनी क्षमता नहीं है कि वह एशट्रे बन सके। अगर मैं जीत गया तो मुझे तुम्हारी बुगाटी चाहिए। फो हुआ सेने ने भौहें सिकोड़ी, वह कार जो तुम्हारे बूढ़े पिता ने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर दी थी। हम्मा, आप अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं। कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? जो भी तुम चाहो। फो थान थोंग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। फो हुआ सेना वास्तव में उस घमंडी चेहरे को 2 बार खरोंचना चाहता था। ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अब से मुझे भाई कहना होगा। फो थान थोंग ने बिना कुछ कहे घूर कर देखा। तुम्हारे पास बस इतना ही भविष्य है। उसकी नज़र बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वह कहना चाहता था। फो हुआ सेने को कभी इस बात से नफरत नहीं हुई कि वह उस कमीने को इतनी अच्छी तरह क्यों समझती है। लानत है व्यापारी पर, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। फू परिवार के घर में अब केवल फू झेंगक्सुन और फेंग वान ही हैं। इसके अलावा फू जिंगक्सी भी यहाँ है जब फू जिंगक्सी गर्मियों की छुट्टियों पर होती है। फू हुआशिंग केवल तभी वापस आता है जब फेंग वान उसे अपने पिता को खुश करने के लिए पितृभक्ति दिखाने के लिए वापस लौटने के लिए मजबूर करता है। फू होंगवेन और सुरो कुछ दिनों के लिए बूढ़े आदमी के साथ रहते हैं और इस शहर भी लौटते हैं। अब फेंग वान फू झेंगक्सुन के साथ सुबह की कसरत करने चला गया है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। बूढ़े आदमी के साथ समय सीमा लगभग आ गई है। इसलिए यह जान लेना चाहिए कि फू झेंगक्सुन समय के बारे में बहुत चिंतित है। भले ही वह 1 सेकंड भी देर हो जाए, उसे अब और मिलने की जरूरत नहीं है। 7:50 बूढ़ा आदमी लौटने वाला है। फू शेनशांग को अभी भी आराम से नाश्ता करते हुए देखकर फू हुआशिंग ने अपने दांत पीस लिए, अनिच्छा से उसे याद दिलाते हुए। इस समय दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। बाहर 2 लोगों के कदमों की आवाज थी। फू हुआशिंग ने तुरंत कहा, रुको और मुझे बुलाओ भाई। मुझे देर हो चुकी है। फू हंग ने देखा। फू शेनशांग। एक जीव ने उसे देखने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथों को घुमाया, बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन एक पल के लिए यह नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे समझा जाए। अभी समझा गया है। अब वह अपने पैरों के साथ दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी शांति कहाँ है? उस गुस्से से भरे बच्चे जैसी अभिव्यक्ति ने फू हुआ शेंग की कुत्ते जैसी आंखों को लगभग अंधा कर दिया। अचानक एक हूश ध्वनि सुनाई दी। एक अज्ञात वस्तु उड़कर ऊपर आई। फू शेन शांग ने जल्दी से आगे बढ़कर एनजियो की कमर को गले लगाया, खतरे से बचते हुए घूम गया। 1 सेकंड बाद जीशा चायदानी जमीन पर बिखर गई। फू हुआ शेंग गुस्से में था। वह किसके लिए घूम रहा था? न केवल वह अकेला घूम रहा था, बल्कि वह एनजियो को पकड़कर घूम रहा था। एक सुंदरी को बचाने वाले नायक की तरह अभिनय कर रहा था। जिस व्यक्ति को बूढ़ा आदमी पीटना चाहता था वह था। इसके अलावा बूढ़े आदमी की लिखावट बेहद सटीक थी। अगर वह सिर से टकराना चाहता था तो वह बिल्कुल चेहरे को नहीं मारता था। अगर वह तीसरे भाई को मारना चाहता था तो वह बिल्कुल दूसरे भाई को नहीं मारता था। वह इसमें बेहद अनुभवी था, क्योंकि वह एक जीव को मारा गया था। वह पहली बार था। चकमा देना, एक ही बात, लेकिन ऐसा करने वाले व्यक्ति का पूरी तरह से अलग प्रभाव होगा। एनशांग, मेरी पतली त्वचा और कम रक्षा है, इसलिए आपको घृणा को आकर्षित करना चाहिए।
पिताजी ने मुझे वापस आने के लिए कहा, फो थान थोंग ने जवाब दिया। फो थान थोंग ने निर्णायक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अच्छा काम। इन कू ने चुपके से प्रशंसा की, अब चले जाओ। निश्चित रूप से फो चिन्हुआन को उसके साथ परेशानी में पड़ने की जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने फो थान थोंग को उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए ढूंढ लिया। उसके पास अभी भी अपना बफ स्थिति में वृद्धि बढ़ाने का समय था। फो चिन्हुआन ने जिन पत्नियों से विवाह किया वे सभी कुलीन, सुंदर, सौम्य और देखभाल करने वाली महिला थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक अच्छे व्यक्ति थे। जब वे युवा थे और अपना करियर शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक अवैध रास्ता अपनाया और उन्हें लैंग लाई हैक लोंग कहा जाने लगा, जो एक उग्र व्यक्तित्व वाला शीर्षक था। वर्षों से वह अपने व्यवसाय में बहुत संयमित रही थी, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद उसे अब संयमित रहने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। फू झेंगक्सुन गुस्से में ऊपर चली गई। फू झेंगक्सुन का समर्थन करने वाला व्यक्ति फेंग वान था, जो फू शेन शांग और फू हुआ शेंग की जैविक मां भी थी। उसकी सास, जो उससे पहली बार मिली थी, उसे प्रोत्साहित करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि पहली नजर में उसकी सास के साथ घुलना मिलना आसान लग रहा था, लेकिन सबसे बेहतरीन महिला जो अनगिनत लाशों को पार करके फू परिवार के दरवाजे में प्रवेश कर सकती थी, वह निश्चित रूप से सरल नहीं होगी। मैं पहले ऊपर जाऊंगी, जब मैं नीचे आऊंगी मैं हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हें ढूंढूंगी। फू शेन शांग ने धीरे से बात की, उसके तेज नुकीले ने गलती से उसके संवेदनशील कान को छू लिया। ओ फू शेन शांग के ऊपर जाने के बाद फू हुआ शेंग तुरंत भाग गया। भाभी, भाभी, आपको इस तरह क्यों होना चाहिए? आप पहले से ही छोड़ दिया है, आप वापस क्यों आए हैं? सहपाठी, मेरे बारे में क्या? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या मैंने नहीं कहा था कि भाई हाई वास्तव में बिल्कुल भी सज्जन नहीं है? बूढ़े आदमी के स्वभाव को जानते हुए क्या यह तुम्हें आग के गड्ढे में फेंकना नहीं है? धन्यवाद, आपको अभी भी मेरी मदद नहीं करनी चाहिए। भगवान जैसे विरोधियों से नहीं डरना चाहिए, केवल सुअर जैसे साथियों से डरना चाहिए। इसके अलावा एसके ग्रुप के तीसरे युवा मास्टर ने अनगिनत लड़कियों को फायर गड्ढे में धकेल दिया है। डाइनिंग टेबल उसके चेहरे पर कोई विशेष अभिव्यक्ति नहीं है। अगर फू जिंगशी वास्तव में एक जीयू से शादी करके खुद को गलत नहीं करना चाहता था, तो कल रात यह कम से कम गीत को एक जीव छोड़ सकता है। फू शेन शांग। लेकिन फो थान थोंग के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखकर फो हुआ सेन सुबह पिया गया सारा ताजा दूध उगलने वाली थी। दूसरी मंजिल का अध्ययन कक्ष। किसने तुम्हें उस लड़की को छूने की अनुमति दी? फो चिन्हुआन उसकी ओर पीठ करके हाथ जोड़े हुए था। बोलने के बाद वह मुड़ा, मेज को जोर से पटका और अपने सामने बैठे अपने बेटे को घूरने लगा। मेज के पटकने की आवाज से पूरा 3 मंजिला घर हिल गया। पिताजी, फो थान थोंग ने जवाब दिया। फो चिन्हुआन ने गुस्से में अपनी दाढ़ी उठाई और उसे घूरते हुए बहुत देर तक उसकी ओर इशारा करते हुए फिर उसे नीचे कर दिया। अगर तुमने एनकू से शादी कर ली है, तो मेरे लिए उस तरफ से पूरी तरह से नाता तोड़ लेना ही सबसे अच्छा है। फो थान थोंग की आंखें ठंडी हो गईं। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिताजी। फो चिन्हुआन थक कर बैठ गया। वह अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से समझता था और यह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका हिसाब क्या है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उस महिला को छोड़ देगा, लेकिन उसके इरादे चाहे जो भी हों, जब तक वह परिवार के व्यवसाय को विरासत में लेने के लिए वापस लौटने को तैयार था, वह अन्य मामलों पर आंख मूंद सकता था। अब जबकि फू शेन शांग एक भयंकर बाघ था जो जियाओ लोंग पर्वत से उतरकर समुद्र में लौट रहा था,
एनजीओ और भी अधिक एक सुपर शक्तिशाली शक्ति की तरह थी जिसने अपने पक्ष में स्वर्ग को चुनौती दी, एक बाघ की तरह उसका समर्थन किया जो पंख उगा रहा था। फू झेंगक्सुन जानता था कि सुहुई को खत्म करने का मतलब फू शेन शांग पर लगी मुहर को हटाना होगा। वह जानता था कि वह अब इस बेटे को दबा नहीं सकता, लेकिन उसे अभी भी अपना रुख घोषित करना था। फू झेंगक्सुन ने एक पिता की गरिमा को बाहर निकाला और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि आप उस लड़की को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन चाहे आप ईमानदार हों या गणना करने वाले, अगर आप उससे शादी करते हैं, भले ही आप उसे धोखा देते हों, तो आपको मेरे लिए अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसे धोखा देना होगा, अन्यथा कुछ पाने की उम्मीद मत करो। जहां तक बाहर की महिला का सवाल है, वह हमेशा बाहर की एक महिला ही रहेगी। मैं केवल एक बहू एनजीयू को जानता हूँ। यह देखकर कि फू शेन शांग गुस्सा होने वाला था, फेंग वान तुरंत मध्यस्थता करने के लिए बाहर आया। दादाजी, इतने निराशावादी मत बनो। मुझे अभी पता चला है कि वह लड़की बुरी नहीं है, नहीं, वह अफवाहों के अनुसार उतनी अनियंत्रित है। साथ रहने वाले बच्चों में अंततः भावनाएं विकसित होंगी। शेन शेन, क्या मैं सही हूँ? फू झेंगक्सुन ने फू शेन शांग को घूर कर देखा, उससे हाँ का जवाब मिलने की उम्मीद नहीं की, और फेंग वान से कहा, जाओ उस लड़की को यहाँ बुलाओ। एनजीयू दलिया के कटोरे में प्रत्येक दाना गिन रही थी। फू झेंगक्सुन को उसे बुलाते हुए सुनकर उसके पैर तुरंत कमजोर हो गए। उसने अवचेतन रूप से फू जिंगक्सी की ओर मदद के लिए देखा, महान देवता से रक्त जोड़ने या किसी तरह का बफ फेंकने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास वास्तव में कोई चेहरा नहीं बचा था। कल रात जिंगक्सी ने उसकी इस तरह मदद की, यहाँ तक कि खुद को स्वेच्छा से पेश किया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। जहाँ तक फू हुआशेंग की बात है, तो इसे भूल जाओ। अगर उसने उसे डी बफ नहीं किया, तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी का शुक्रिया अदा करना होगा। यह देखकर कि एनजीयू को बुलाया गया था, फू हुआशेंग ने जल्दी से एक कुर्सी लाकर फू जिंगक्सी के बगल में बैठकर कल रात की गपशप की। क्या बात है? यह शर्म की बात है कि तुमने फिर भी जानबूझकर मुझे फो थान थुओंग को दूर खींचने में मदद की। यह मामला ताबूत में कील की तरह कैसे विफल हो सकता है? ऐसा लगता है कि आपने गलत व्यक्ति की मदद की। फू जिंगक्सी ने सिर पर नाखून मारा। फू हुशेंग को दंग रह गया। निकटता के मामले में वह वास्तव में फू हुशेंग के करीब था, इसलिए क्या वह इस तरह के एक घृणित भाई के साथ उसे डांट रहा था? ऐसा लगता है कि यह छोटा आदमी केवल खुद को पेश कर सकता है। फू हुआशेंग का स्वर अभी भी पहले की तरह ही तुच्छ था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। आने से पहले वह मौत से डर गया था, लेकिन जब वह वास्तव में इस महान व्यक्ति के सामने खड़ा था, तो एक जीव शांत था। यू फोंगुयेन ने खामोशी तोड़ने के लिए हल्की खांसी की। फिर फो चिन्हुआन बोला, आप जानते हैं, मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन थान थुओंग ने मुझसे वादा किया था कि वह आपको मेरा अनुरोध पूरा करने देगा, इसलिए मैंने आप दोनों को एक मौका दिया। इनकू ने सुना और चुपके से अपना पसीना पोंछा, अपना अनुरोध पूरा किया। फो थान थुओंग को आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? यद्यपि वह अस्थायी रूप से एक आपदा से बचती थी, फिर भी वह जल्द या बाद में मर जाती थी। बस उम्मीद है कि आप जल्द ही शेन शेन के लिए एक बच्चे को जन्म देंगे ताकि मैं अपने पोते को पकड़ सकूं। एक जीव ने सुना कि सजा का पहला भाग बहुत ही छू रहा था और आराम कर रहा था, दूसरे आधे सीधे उसके रक्त को काट दिया गया था। वास्तव में फेंग वान एक दीपक नहीं था जो कि तेल से बाहर चला गया था। यहाँ यह आता है, वह जानती थी कि परीक्षण पास करना आसान नहीं होगा। फू जेंगसन ने वास्तव में पूर्णतावाद का पालन किया। हालांकि वह अभी बच्चे नहीं चाहती थी,
फिर भी उसे यह कहते हुए सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। क्या यह सच है कि जब तक वह दिन नहीं आता जब वह उसकी पसंद के अनुसार उपस्थिति को संतुष्ट नहीं कर लेती, तब तक वह फोथान थोंग के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? एक जीव ने इसके बारे में बार बार सोचा और महसूस किया कि कुछ गलत था। उसका चेहरा अचानक गर्म हो गया। वह पफ हो गया। स्टॉप रुक गया। उसने ऐसा क्यों किया? यह ऐसा था जैसे वह वास्तव में किसी और के बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अंत में दो बुजुर्गों ने उसे कुछ निर्देश दिए। एक कीमती वस्तु, और यह भी समान रूप से पॉलिश किया गया था। मूल्य भी अधिक था। एली ने उन्हें एक रात के लिए घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया। वह उन्हें कुछ पौष्टिक भोजन बनाने के लिए रसोई में जाना चाहती थी। वह यह सुनकर हैरान रह गई कि फेंग वान ने चुपके से नौकरानी को बेबी झींगा, ओएस्टर्स और वालरस हॉर्न खरीदने के लिए कहा था। गो टिएन। जितना अधिक आप इसे सुनते हैं, यह उतना ही अधिक असामान्य क्यों लगता है? शून्य। दो लोगों के अगले पैर अभी अभी अध्ययन कक्ष से बाहर निकले थे। आन कू के पिछले पैर को फोथान थोंग ने एक कमरे में खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि फोथान थोंग का कमरा यही था। दरवाजा अंदर से बंद था। टोंग आन कू दरवाजे से दबा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। उसकी नाक की नोक उसकी नाक की नोक से दबी हुई थी। उनकी सांसें आपस में उलझी हुई थीं। तुम क्या करना चाहते हो? इसका दोष मुझ पर नहीं लगाया जा सकता, जिसने तुमसे कहा था कि मुझे शुरू से ही साफ साफ मत बताओ कि तुम्हारा घर इतना डरावना है। यही कारण नहीं है कि तुम किसी दूसरे आदमी के साथ पूरी रात रह सकती हो जो तुम्हारा पति नहीं है। फोथान थोंग की आंखों में आग थी। अनकू इतना डरा हुआ था कि वह उसे बुझा देना चाहता था। फोथान थोंग की उंगली ने हल्के से उसकी पीठ को झटका। अनकू ने तुरंत अपनी छाती को ठंडा महसूस किया। उसकी ब्रा उतार दी गई और उसकी छाती पर एक अतिरिक्त पंजा था। कौशल वास्तव में कुशल था। शून्य। ऐसा लगा जैसे मेमोरी स्विच चालू हो गया हो। अचानक उस रात के बारे में सोचकर जब उसने उसे गुस्सा दिलाया था, अनकू का शरीर कांप उठा। मैंने पूरी रात मानसिक रूप से संघर्ष किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक शानदार जीवन जी रहे हैं। उसकी आवाज उदास थी। नाराजगी से उसके पंजे को बाहर निकालते हुए फू शेन शांग ने उन्हें फिर से ऊपर रखा, उन्हें फिर से बाहर निकाला, उन्हें फिर से बाहर कर दिया और उन्हें बाहर खींच लिया। एक जीव। आप बहुत बोल्ड हैं। वह दूसरी बार एक ही कदम से नहीं लड़ सकती थी। एक जीव ने एक आवाज नहीं की। उसके ध्यान को विचलित करने के लिए विपरीत दीवार पर पेंटिंग को देखते हुए, परिणामस्वरूप उसकी खुद की उपस्थिति में पारदर्शी फोटो फ्रेम से देखकर एक आंख की एक चौराहा उसके सिर के ऊपर से चली गई हो, जो कि कुछ भी थी। एंटली ने अपनी छाती से अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति ने एक बेहद आकर्षक आलस्य का खुलासा किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज नहीं छूऊंगा। भीगा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। उसने अनुमान लगाया कि वह अभी भी इस बात से सावधान था कि यह उसके माता पिता का घर है, और दिन का उजाला भी था। वो कहना ही और बाहर मौजूद अन्य लोगों के बारे में सोचते ही उसका सिर ट्रेन की तरह धड़कने लगा। इससे तुम्हें आराम ही मिलेगा। अगर तुम उठ नहीं सकते तो सजा प्रभावी होगी। फोथान थोंग ने गंभीरता से विश्लेषण किया। धिक्कार है। घर, बड़े भाई, झगड़ा करना, कीमत, समय, निकालना, भाड़ में जाओ, उच्च, बहुत, वहां। सोंग एन जियू के माथे की नसें उभर आईं। उसने अपनी ब्रा को कमर तक खींचा और उसके चेहरे पर फेंक दिया। आराम करो, छोटी बहन। आखिर में कौन सहज है? अगर उसने अपने हुनर का अभ्यास नहीं किया होता और उसका शरीर लचीला नहीं होता, तो वह अपनी हड्डियां पहले ही n बार तोड़ चुकी होती। तुम्हें पता है।
क्या सामान्य लोग ऐसी अकल्पनीय रूप से कठिन स्थितियों को सहन कर सकते हैं? फोथान थोंग ने अत्यंत शांति से उसकी ब्रा पकड़ी, फिर उसकी शर्ट का hem ऊपर करके उसे वापस पहनाने में मदद की। उसके अस्त व्यस्त बालों को उसके कानों के पीछे किया। चलो कुछ अधिक उत्तेजक पहन लेते हैं। अध्याय 59। मेरे हाथ बहुत थक गए हैं। बस सामान्य उत्तेजना, ज्यादा उत्तेजक मत बनो, ठीक है? फू शेन शांग ने फोन किया और सहायक क्यू जिन ने होमवर्क का पहाड़ लाकर उसे 5 अंगुलियों के पहाड़ में बदल दिया और उसे उस पर दबा दिया। दूसरे व्यक्ति ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस करके उसे देखा। तुम्हें आज रात के खाने से पहले पूरा सेट खत्म करना होगा। इन ज्यू ने उसकी जांघों को गले लगाया। उसकी आंखें सितारों की तरह थीं। तुम्हें अभी भी मेरे साथ खेलना चाहिए। फू शेन शांग ने बेशर्मी से उसे दूर धकेल दिया। उसे अपने नेक और ठंडे गालों की हड्डियां दी और बटनों को फिर से बटन किया जो उसने अभी अभी खोले थे। यह एक इनाम है। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगी तो मैं इस पर विचार करूंगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। एनकू ने चुपके से अपनी बीच वाली उंगली उठाई, एक वर्कबुक उठाई और उसे टेबल से झाड़ दिया। फोथान थोंग के चेहरे पर जो गर्व था उसे दूर किया, फिर अभ्यास शुरू करने का भाव दिखाया। क्या इसे पूरा करना ही काफी नहीं है? इसमें बस कुछ ही मिनट लगते हैं। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपको 10 बार दंडित किया जाएगा। फू शेन शांग की धीमी आवाज पारदर्शी हड्डी के तीरों में बदल गई जो पफ उसके घुटने में चुभ गई। क्लैक! पेन उसके द्वारा तोड़ दिया गया था। आप छात्रों पर इस तरह की शारीरिक सजा कैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं? आप घरेलू हिंसा कर रहे हैं। तो अपने होंठ काटते हुए एनज्यू ने दुख से पाया कि इस घर में उसके पास मदद मांगने के लिए कोई नहीं था। इससे भी अधिक दुखद यह था कि उसके पास वास्तव में फू शेन शांग को पछताने के कई तरीके थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, भले ही वह न चाहती हो। फू शेन शांग ने एक सिगरेट जलाई, उसकी व्यथित उपस्थिति को देखा, भौहें सिकोड़ी। क्या मुझसे भिड़ना मजेदार है? इन ज्यू ने अपनी कलम क्लिक की, अपनी छोटी बहन को दिलचस्पी दिलाते हुए। उसके साथ बहस करने की वजह से उसके दिमाग की कोशिकाएं लगभग मर चुकी थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि वह एक बार भी नहीं जीती थी। अगर मैं 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा देते समय अपनी आधी ताकत लगा पाती तो यह कोई समस्या नहीं होती, एनज्यू ने गुस्से में जवाब दिया। यह कहना आसान है। आपको कैसे पता कि मुझे उस साल सुअर या कुत्ते से भी बदतर जीवन जीना पड़ा? इसके अलावा अगर आप जो चाहें कर सकते हैं तो क्या आप तब भी इंसान होंगे? क्यों नहीं? फू शेन शांग ने वापस पूछा। अमानवीय लोगों के साथ संगति न करें। जितना अधिक एक जीव ने इसके बारे में सोचा था, अंत में वह जितना हो गया था, वह अभी भी अपना मन नहीं बना सकता था और कहा, मुझे अपने मानकों के साथ तुलना मत करो। गाना एक जीव हो और मैं आपको परेशान नहीं करता है और मुझे नियंत्रित करता है। फू शेन शांग उसे छूना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की वजह से वह पीछे हट गया, जैसे कोई घायल जानवर हो। उसका हाव भाव फटने को तैयार था, जैसे अगर वह उसके पास आया तो वह दौड़कर उसे काट लेगी। फोथान थोंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया, सुरक्षित दूरी पर खड़ा होकर उसे शांत होने दिया। तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, यह खुद की मदद करना है। अगर मैं मजबूत बन जाऊं तो मुझे किसी और को पसंद करने की जरूरत नहीं है। एनकू ने तुरंत उसे जवाब दिया, मैं मजबूत नहीं हूं और मुझे किसी और को पसंद करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपको सिर्फ धमकाया जाएगा। बस ऐसे ही, जैसे ही फोथान थोंग ने बोलना समाप्त किया, उसने उसके संघर्षों को अनदेखा कर दिया, उसकी ठोड़ी को पकड़ लिया,
नीचे झुका और उसके होठों को जोर से काट लिया, उसे बिना किसी दया के दंडित किया। उसने उसके मुंह के कोने पर लगे चांदी के धागे को पोंछ दिया जिसे उसने अभी तक निगला नहीं था, और उसकी जलती हुई क्रोध से भरी आंखों से लड़ने लगा। शायद तुम्हें वास्तव में दूसरों को पसंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल मजबूत, वह जो आपको पसंद नहीं करता, वह आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। एनज्यू हैरान थी। फू शेन शांग के शब्द देवताओं की शिक्षाओं की तरह थे जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, उसके सिर पर थपथपा रहे थे। शुद्ध सफेद पंखों वाला प्रत्येक देवदूत एक वीणा पकड़े हुए उड़ रहा था। फू शेन शांग ने बेशर्मी से अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल किया। एनज्यू ने अपने सिर को जोर से हिलाया और खुद को थप्पड़ मारा, उन भयानक भ्रमों को दूर फेंक दिया, अपने दिल में अपनी ढाल उठाई, उसे सावधानी से घूरते हुए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर फू शेन शांग को पता था कि उसने उसके शब्द सुन लिए हैं, इसलिए उसने जारी रखा, अगर अब कोई मौका है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तो क्यों न इसे आजमाया जाए? किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। क्या आप अपना पूरा जीवन अपने माता पिता की छाया में दुखद स्थिति में बिताना चाहते हैं? 9वीं कक्षा में आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, और आपको अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए क्योंकि आपकी दादी का निधन हो गया है। कम से कम आप थिन कैन में उनके निधन से पहले ही शामिल हो गए ताकि वे निश्चिंत हो सकें। उसकी आंखें चमक उठीं और वह करीब आ गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा चुकाई गई कीमत के लायक हो? कोई भी आपके प्रयास के लायक नहीं है। क्या यह सच है कि दुनिया इतनी अप्रत्याशित है? एनकू लगातार पीछे हट रही थी, केवल अपने कानों को ढकना चाहती थी ताकि प्रत्येक वाक्य का विरोध कर सके जो उसकी चमड़ी उधेड़ने और हड्डियां उधेड़ने जैसा था, क्रूरतापूर्वक और पूरी तरह से उसका विच्छेदन कर रहा था। फोथान थोंग ने धीरे से कहा, बिल्कुल, मुझे भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें सचमुच परवाह नहीं है, भले ही तुम्हारा अपमान किया जाए, तुम डांटते नहीं या गुस्सा नहीं करते, तुम्हारा दिल पानी की तरह है, तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यदि आप जो चाहें कर सकते हैं, तो क्या आप फिर भी मनुष्य हैं? मनुष्य पौधे नहीं हैं। टोंग हंग कोक ने मेरा फायदा उठाया, मैं दिल टूट गया हूँ। लुओंग जियाग्याई ने मुझे नुकसान पहुँचाया, मैं अभी भी गुस्सा होना जानता हूँ। आप निश्चित रूप से डरे हुए हैं, लेकिन क्या आप मेरे कारण ही यहाँ आए हैं? क्या आप सचमुच नहीं चाहते कि नमकीन मछली पलट जाए और शानदार ढंग से रूपांतरित हो जाए ताकि जो लोग आपसे नफरत करते हैं और आपको पसंद नहीं करते हैं, उन्हें इसका पछतावा हो? क्या तुम सचमुच मेरे साथ खड़े नहीं होना चाहते? नमकीन मछली कौन है जो कोई भी उसके साथ खड़ा होना चाहता है? वह एक सुंदर फूल को भी पत्ती में बदल सकता है। एनक्यू ने घूरते हुए अपने दिल को छुपाया जो अपना संयम खोने वाला था। लानत है, यह आदमी वास्तव में एक रिकॉर्डिंग मशीन है। कौन उसका इस तरह से ब्रेन वॉश करेगा? वह उसके द्वारा डेटा में स्वरूपित होने वाली थी। यह देखकर कि यह अच्छा था, उसने इसे स्वीकार कर लिया। फोथान थोंग ने उसे उजागर नहीं किया। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम क्या करना चाहती हो? एनकू ने उसकी ओर घूरकर देखा और कहा, वैज्ञानिक, इसमें परिपक्व होने जैसी क्या बात है? क्या तुम पहले से ही वयस्क हो? तुम कितने साल के हो और तुम अभी भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो केवल किंडरगार्टन शिक्षक ही पूछते हैं? फू शेन शांग, यथार्थवादी बनो। सोंग एनजू, रेसर। फू शेन शांग। सोंग एनजू, ठीक है, मैं जानता हूं कि यह नहीं हो सकता। कलाकार, फो थान थोंग, इसके बारे में सोचो भी मत। टोंग एन को, न्यूज रिपोर्टर, वाणिज्य के उपदेवता, बहुत खतरनाक। टोंग एन को, नर्स। फो थान थोंग,
आप अपना ख्याल भी नहीं रख सकते और फिर भी आप मरीजों की देखभाल करना चाहते हैं। टोंग एन को, लेखक फो थान थोंग। आसान काम सिजोफ्रेनिया का कारण बन सकता है। टोंग एन क्यू, डिजाइनर फो थान थोंग। क्या तुम खुद को मौत तक काम करना चाहते हो? टोंग एन को, गुरुजी फो थान थोंग। अगली पीढ़ी का नरसंहार न करना ही बेहतर है। एनको क्रोधित हो गया। तो आप चाहते हैं कि मैं अंत में क्या करूं? यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूं। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? मैं नहीं है जानना। फो थान थोंग को सिर में दर्द हो रहा था और पलक झपकते ही उसे लगा कि वह कुछ साल बूढ़ा हो गया है। क्या तुम थोड़े और आज्ञाकारी नहीं हो सकते? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा और तुमने जवाब दिया। मैंने तुमसे बहस करने के लिए नहीं कहा था। एनको ने शांति से कहा, तुम्हारा अब जीवित होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मैं कितना अच्छा हूँ। पीएफएफटी, अंज्यू और फू शेन शांग ने आवाज सुनी और पलटे। फू हुआ शेंग को दरवाजा खोलते हुए देखा। न जाने कब से वह बाहर खड़ा सुन रहा था। दूसरे भाई, पिताजी ने आपको मछली पकड़ने के लिए बुलाया है। फू हुआ शेंग ने अपनी हंसी को रोका। मुझे पता है। फू शेन शांग ने बोलना समाप्त किया और अंज्यू की ओर देखा। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वह ज्यादा नहीं है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप इसे आवंटित समय के भीतर निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। और वहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। बस किताब के पन्ने पलट रही है। उसे नहीं पता कि वह समय पर पहुंच पाएगी या नहीं। फू हुआ शेंग को अभी भी वहीं खड़ा देखकर अंज्यू ने उस पर अपना गुस्सा निकाला। तुम अभी तक क्यों नहीं गए आपके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए? यह पहली बार है जब मैंने किसी को उसे इस तरह से उकसाते हुए देखा है और फिर भी वह जीवित है। फो हुआ सेने ने जानबूझकर उस लहजे की नकल की जो उसने अभी फो थान थोंग से कहा था। इनको के मुंह का कोना फड़क उठा। क्या यह इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है? जाहिर है उसने पहले मुझे चिढ़ाया। क्यों नहीं? आप नहीं जानते कि वह पहले कितना घृणित था। वह हर किसी से बात करने के लिए केवल अपनी आंखों का उपयोग करता था, एक भी शब्द नहीं बोलता था। किसने सोचा होगा कि आपके उस पर इतनी जोर से चिल्लाने के बाद वह आपको मारने के लिए अपनी आंखों का उपयोग भी नहीं करेगा, और यहाँ तक कि आपसे इतने सारे अर्थहीन शब्द भी कहेगा। जाहिर है फू हुआशेंग अपनी आंखों का इस्तेमाल करके फू शेनशांग की बात समझ सकता था। इसका कारण भी वर्षों का अभ्यास था। मैं उसकी आंखों को नहीं समझ सकती, एनज्यू ने जवाब दिया। फू हुआशेंग ने यह सुनते ही तुरंत समझ लिया, क्योंकि सोंग एनज्यू की आईक्यू वाकई सीमित थी। इरादों का अनुमान लगाने के लिए चेहरे के भावों को देखना जैसी बात निस्संदेह बहुत मुश्किल थी। अगर उसके पास कम शब्द होते तो वह शायद पहला वाक्य भी न समझ पाती। अगर वह हर वाक्य को स्पष्ट रूप से न समझाती तो वह कैसे समझ पाती? उम्मीद तो दूर की बात है कि वह अपनी आंखों से उसे समझ सकती है। फू हुआशिंग ने अपने चुभते हुए आंसू पोंछते हुए थोड़ा घमंडी दिखी, जिससे उस आदमी के लिए वाकई चीजें मुश्किल हो गईं। इन ज्यू को अभ्यास करने के लिए अपनी किताब खोलना शुरू करते देख फू हुआशिंग ने मजाक में कहा, क्या तुम सच में फिर से आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हो? क्या इसकी अनुमति नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। मैं अब तुम्हें पढ़ाई में परेशान नहीं करूँगा। अभी मत जाओ। एनकू ने अचानक उसे वापस बुलाया। क्या हुआ? एनकू ने अपना सिर खुजलाया। मेरी मदद करो। क्या तुम जानते हो कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए? फोहुआ सेने ने असाइनमेंट लिया। बेशक मुझे पता है कि हाई स्कूल का होमवर्क कैसे करना है। एनकू ने उसे संदिग्ध आंखों से देखा। फोहुआ सेने ने अपमानित महसूस किया। तुम्हारी आंखों में वह नजर क्या है? उस समय मैं यूनिवर्सिटी एका वैलेडिक्टोरियन था। तुम्हें पता है। एनजीयू ने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है। आप आखिरकार जिंगशी के तीसरे चाचा हैं।
फू हुआ शेंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह उस पर बिल्कुल भी भरोसा करती है। यह सिर्फ इतना है कि वह जिंगशी के प्रकाश से आकर्षित है। इंजियू ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, क्या अब आप स्वतंत्र हैं? कोई बात नहीं। तो क्या आप यहाँ बैठकर मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? बस मुझे गणित करना सिखाओ। अगर वह खुद करती तो भले ही वह पूरा कर लेती, उसके अंक निश्चित रूप से दयनीय होते। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मदद मांगनी पड़ी। आखिरकार फू शेन शांग ने यह नहीं कहा कि वह दूसरों से मदद नहीं मांग सकती। उसके लिए विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन मांगना ठीक था। इस समय उसे जिंगशी को खोजने के लिए कहा गया था। उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक समय पर फू हुआ शेंग उसे उसके दरवाजे पर ले आया। उसे अपना प्रयास बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी मेहनत में स्वेच्छा से योगदान दे। फू हुआ शेंग को चिंता थी कि उसे मदद करने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। चूंकि उसने सक्रिय रूप से उससे मदद मांगी थी, इसलिए निश्चित रूप से वह मना नहीं करेगा। समय जल्दी बीत गया। कभी-कभी फू जिंगशी उससे मिलने आता था। फू हुआ शेंग को उसके होमवर्क में मदद करते देखकर उसने कुछ नहीं कहा। समझे? हाँ। वह इनको कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। क्या? धन्यवाद। धन्यवाद कहना बहुत विनम्र होना है। फू हुआ सेने को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं नहाने जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फोन कर देना। हाँ, फू हुआ शेंग अविश्वसनीय नहीं लग रहा था और उसके बहुत करीब था। उसने स्वीकार किया कि वह अक्सर दूसरों को पूर्वाग्रह से देखती थी, लेकिन चाहे वह कोई भी हो, उनकी पहचान जानने के बाद उसे डर था कि वे शांत नहीं हो पाएंगे। अंत में अंतिम पेपर खत्म करते हुए जैसे ही फू शेन शांग बूढ़े आदमी के साथ मछली पकड़ने से लौटा, एनज्यू जल्दी से उसे जांचने के लिए उसे खोजने गई। आधे घंटे बाद दूसरी मंजिल के अध्ययन से रुक रुक कर चीखें आईं। उसके बाद क्लैक क्लैक की आवाज नीचे की ओर भागी। सोंग एनज्यू तूफान की तरह दौड़ा। उसकी पीटे हुए हथेलियां लाल थी क्योंकि उसने गणित का होमवर्क उठाया था। उसका चेहरा आक्रोश से भर गया था। फूल। बहुत खूब। मैं नहीं है। क्षमा देना बड़े भाई। कहा। उसने गुस्से में फो हुआ सेने के कमरे का दरवाजा खोला और जब वह भागकर जाने वाली थी, तभी चमड़े का एक टुकड़ा उसकी आंख में जा लगा। इनकू ने जल्दी से अपनी आंखें ढक ली और पलटी। मुझे कुछ कपड़े पहनाओ। फो हुआ सेने अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। उसने सिर्फ कमर पर तौलिया बांधा हुआ था। उसे अचानक अंदर आते देख वह चौंक गई। भाभी, क्या बात है कि तुम मुझे ढूंढने की इतनी जल्दी में हो? तुम्हारी हिम्मत है पूछने की? अपने लिए देख लो। टोंग एन कू ने होमवर्क को समेटकर पीछे फेंक दिया, जो फो हुआ सेने के सिर पर लगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि हाई स्कूल का गणित कोई समस्या नहीं है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यूनिवर्सिटी ए में प्रवेश परीक्षा में अव्वल छात्र थे? जिस विदाई भाषण देने वाले ने 43 टेस्ट दिए, वह 22 गलत कैसे कर सकता है? मेरा मूल पेपर सही था, लेकिन आपने फिर भी इसे सही कर दिया। दीवार। गलत। टोंग एन कू जितना अधिक बोलता गया, वह उतना ही क्रोधित होता गया। अरे बिल्कुल नहीं। फी हुआ सेने ने लाल रेखाओं से ढके होमवर्क को देखा, अपनी ठोड़ी को छुआ और धीमी आवाज में कहा, यह गलत कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट रूप से 50% यकीन है कि यह सही है। यही सही काम है। इनकू अब और नहीं सुन सका और अधीरता से चिल्लाया, कपड़े पहन लो। नहीं पहना है,
अगर तुम ढंग के कपड़े पहनोगे तो मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा। फो हुआ सेन बेशर्मी से बिस्तर पर बैठ गई और उसका ऊपरी शरीर नंगा हो गया। इनकू को इतना गुस्सा आया कि वह पागल होने वाली थी। तुम उन्हें पहनोगी या नहीं? इससे पहले कि फो चिन्हुआन मछली पकड़ने से वापस आए, उसे इस आदमी को खत्म करना होगा, अन्यथा वह गारंटी नहीं दे सकती कि वह खाते समय उसके सिर पर सूप का कटोरा नहीं डाल देगी। भले ही आप मुझे मार डालें, मुझे परवाह नहीं होगी। फू हुआ सेन मूल रूप से परिचित होना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह चिकन चुराने में विफल रहा और मुट्ठी भर चावल खो दिया। अब वह भी परेशान है। इनकू अचानक पलट गया, अपने शिकार पर झपटते हुए बाघ की तरह आगे बढ़ा। तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, झूठे। मैंने यहाँ कभी कुछ नहीं देखा। अगर आपको लगता है कि अगर आपने इसे नहीं पहना तो मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो मैं इसे उतारने की हिम्मत करता हूँ। बोलने के बाद प्रत्येक मुक्का जमीन पर पड़ा। उसने अपने हाथ में दर्द को भी नजरअंदाज कर दिया। बुरी आत्मा के इस कौर को छोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण था, अन्यथा वह गुस्से से मर जाती। जब फो थान थोंग ने वहां से शोर सुना, तो उसने अपनी छोटी पत्नी को फो हुआ सेने की पीठ पर बैठे मुक्का मारते और लाते मारते हुए देखा। फो थान थोंग की आंखों में गुस्से की एक चमक चमक उठी। उसने उसे एक चूजे की तरह उठा लिया, फिर कंबल पकड़ा और फो हुआ सेने को सिर से पैर तक ढक दिया। क्या तुमने बहुत परेशानी खड़ी कर दी है? फो थान थोंग ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया। इनकू ने संघर्ष किया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ना चाहा। फो थान थोंग, मुझे मत रोको। 50 और बाकी हैं। फो हुआ सेने कंबल के नीचे छिप गई, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, केवल चुपके से एक कोने को खींचकर अपनी आंखें प्रकट कर रही थी। जैसे ही वह एनक्यू की जानलेवा नजर से मिली, उसने उन्हें फिर से ढक लिया। कहने की जरूरत नहीं है, वह दयनीय लग रही थी। फो थान थोंग ने उसे घुमाया। उसका चेहरा सख्त था क्योंकि उसने उसे डांटा। तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है? तुम दूसरों की बेतरतीब बातें सुनती हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? आज का दिन तुम्हारे लिए सबक समझो। इनकू का हाथ दर्द और सुन्न दोनों था। अभी जब वह किसी को मार रही थी, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब उसने रोका, तो उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे सुइयां चुभ रही हों। फो थान थोंग ने उसे डांटा, इस हद तक कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम सब मुझे धमकाते हो, लानत है। वो परिवार के पास वास्तव में केवल कैना ही पर भरोसा करने के लिए है। उसकी दयनीय उपस्थिति को देखकर फो थान थोंग ने अभी भी एक ठंडी और गंभीर अभिव्यक्ति बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में मुस्कुराहट ने उसकी सच्ची भावनाओं को धोखा दिया। मैं तुम्हें क्यों धमकाऊंगा? तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें धमकाता हूँ। एनको ने अविश्वास में अपनी आंखें बड़ी कर ली। फो थान थोंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए मुश्किल से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं हर बार जब तुम पर कुछ 100 बार वार करता हूँ तो कितना थक जाता हूँ? मेरी बाहें बहुत थक गई हैं। फॉल, दोनों ने सोचा कि उनमें से दोनों बहुत स्नेहपूर्ण थे। उनके बीच असामान्य रक्तपात का माहौल देखें। वास्तव में, जिस क्षण से उन्होंने फो हुआ सेना को अपने होमवर्क के साथ मदद की थी, उन्हें इस परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन उस समय उन्होंने उन्हें याद नहीं किया था। शिक्षक फू हुआ शेंग उससे परिचित नहीं थे और उन्होंने उसकी तलाश नहीं की। इससे वह थोड़ा चिंतित हो गया। कल रात उसने शायद उसे डरा दिया था। अब फू हुआ शेंग की पीठ में दर्द था, सिवाय उसके चेहरे के जिस पर कोई मार नहीं पड़ी थी। उसकी पीठ के हर इंच को एनज्यू की मुट्ठी ने छुआ था, और उस समय उसने शर्ट नहीं पहनी थी, और उसे तब तक खरोंचा गया जब तक कि खून नहीं निकल आया। उसने यह जानबूझकर नहीं किया, वह बस मदद करने की कोशिश कर रहा था।
उसने इतना क्रूर होने की उम्मीद नहीं की थी। उसके बगल में सभी लड़कियां उसे प्यार करती थी और बहकाती थी। यहाँ तक कि प्यार करते समय भी उसने उन्हें अपने संपूर्ण शरीर को खरोंचने नहीं दिया। आज न केवल उस पर सवारी की गई बल्कि उसे रौंदा भी गया। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह परेशान होता गया। फू हुआ शेंग ने अपने दुख को खाने की इच्छा में बदल दिया। खाते समय धमाका, उसकी चॉपस्टिक सब्जियां उठा रही थी जब उन्हें खटखटाया गया। हिरण के सींग वापस ट्रे पर गिर गए। फेंग वान ने उसके लिए पसलियों का एक टुकड़ा उठाया। इसे खाओ। यह आपके भाई के शरीर को पोषण देने के लिए है। मैं भी अपने शरीर को पोषण देना चाहता हूँ। फो हुआ सिन्ह परेशान था। फोंगुयेन ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। बूढ़ा आदमी पहले से ही गुस्से में था। बेशर्म। कौन सा पूरक? क्या आपको अब भी डर है कि आपने पर्याप्त महिलाओं को नहीं छेड़ा है? आन ज्यू ने अपना पसीना पोंछा। बूढ़े आदमी के बोलने का तरीका वाकई बहुत उग्र था। उसने अपने बेटे के लिए कोई चेहरा नहीं छोड़ा। आन ज्यू एक अजनबी जगह में अच्छी तरह से सो नहीं सकता था, इसलिए भले ही वह पहले से ही 10 बजे लेट गया था, फिर भी वह 12 बजे तक सो नहीं सका। जब वह करवटें बदल रहा था, तो अचानक उसकी कमर पर आग की तरह गर्म एक हाथ दिखाई दिया। आन ज्यू ने बिना किसी शिष्टाचार के इसे दूर धकेल दिया, और फिर दूसरे व्यक्ति ने बेशर्मी से उसके कपड़ों के माध्यम से उसे हर तरह से रगड़ना और टटोलना शुरू कर दिया। रात में फेंग वान उसके लिए भोजन उठाता रहा। यह सब उसके को पोषण देने के लिए था, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन इसका उससे क्या लेना देना था? तुम क्या कर रहे हो? निःशुल्क, यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। एनक्यू ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कुछ कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। फोथान थोंग ने उसे पीछे से गले लगाया। उसकी आवाज गहरी थी। यह फिर से यही वाक्य था। पिछली बार जब उसने यह कहा था, तो यह एक विनाशकारी झटका था। इस बार क्या है? फोथान थोंग थोड़ा असहाय था। मेरी माँ ने पहले ही मेरे कमरे में सभी कंडोम एकत्र कर लिए हैं। एनक्यू का सिर काली रेखाओं से भरा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आज रात इतनी शांत हो। वास्तव में और भी रास्ते हैं। चले जाओ। अध्याय 60। भेड़ियों से पहले, बाघों के बाद। फू शेन शांग ने अफसोस से आह भरी, अपनी गर्दन के पीछे की त्वचा को काटते हुए। वास्तव में यह नहीं कर सकते। हालांकि एनजीयू को कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं था, लेकिन क्योंकि वह हमेशा पुरुष छात्रों के साथ बातचीत करती थी, इसलिए वह उन चीजों को स्पष्ट रूप से समझती थी। बेशक वह जानती थी कि फू शेन शांग का क्या मतलब है। पलट गई, उसके सामने मरहम से ढके अपने हाथों को ऊपर उठाया। क्या आपको वास्तव में इसका उपयोग करना है? फू शेन शांग की कमजोर अभिव्यक्ति को देखकर एनजीयू खुशी से सोने के लिए वापस झुक गई। इसे स्वप्रदत्त कर्म कहते हैं और इसके साथ नहीं रहा जा सकता। आगे बढ़ो और इसे ठीक करो, अंकल। एनजीयू अभी भी आधी रात को ठीक से सो नहीं पाया था। जब वह सुबह 3 बजे उठा, तो उसने पाया कि आसपास कोई नहीं था। उसने देखा कि फू शेन शांग खिड़की पर खड़ा था, किसी से बात कर रहा था। कुछ सेकंड तक बात करने के बाद फू शेन शांग ने फोन रख दिया, फिर अपना कोट पकड़ा और बाहर चला गया। तुम इतनी देर से कहाँ जा रहे थे? इनको ने ज्यादा नहीं सोचा, यह अनुमान लगाते हुए कि शायद कंपनी के साथ कुछ हुआ है। उन्होंने यह भी सीखा कि फू शेन शांग ने सभा स्टार मीडिया का अधिग्रहण किया था, जो दिन के बॉस हुआ करता था, लेकिन अब खराब व्यवसाय के कारण और सितारों के एक झुंड के साथ, वे बधाई देने के लिए, जो कि हुरिंग के नीचे थे। रवैया पूरी तरह से था। ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ विवेक है, उसकी। लिन जुआन के शब्दों का वास्तव में एक गहरा अर्थ था। सबसे पहले
वह उसे बता रही थी कि सुहुईले हाल ही में बहुत दबाव में था, इसलिए उसकी बीमारी फिर से आ गई। प्रसारण दूसरा उसे यह बताना था कि सुहुईले हमेशा अकेले सोती थी, सुमच के साथ नहीं। फू शेन शांग ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे देखने के टॉवर की ओर चला गया। लिन जुआन पीछे खड़ा था, फू शेन शांग की पीठ देख रहा था। हालांकि वह अभी भी आया था, यह बताना पूरी तरह से असंभव था कि वह क्या सोच रहा था, और यह भी अज्ञात था कि वह अभी भी सुहुईले की परवाह करता है या नहीं। यदि आप परवाह नहीं करते हैं, तो आप क्यों आते हैं? कदम बेहद हल्के थे। हुईले, फू शेन शांग ने लिन जुआन को नीचे प्रतीक्षा करने के लिए पाठ किया, यह कठिन है, अपनी रक्षा करो। लैम हुए ने उत्तर दिया, हुईले मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुझे यही करना है। शायद मैं यह बात तुम्हें दुखी करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम सचमुच बहुत क्रूर हो। वह 10 साल तक उसका पीछा करती रही। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करती है? वह जानता था कि इस बार वह असहाय है। वह उसकी बात कैसे अनसुनी कर सकता था और पलक झपकते ही दूसरी औरत से शादी कैसे कर सकता था? क्या आप जानते हैं कि सुमो के बाद उसे कितनी शिकायतें झेलनी पड़ी? क्या आप जानते हैं कि वह हर दिन नींद में किसका नाम पुकारती है? फू शेन शांग ने कोई जवाब नहीं दिया। लिन जुआन ने अपना सिर उठाकर देखा, यह देखकर कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि वह यहाँ बेकार थी। उसने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चली गई। हालांकि वह लंबे समय से दूसरों के प्रति उसके अलगाव की आदत डाल चुकी थी, फिर भी वह अपने दिल में बहुत निराश थी। आज रात उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। यह आदमी हमेशा की तरह वास्तव में लाइलाज था। कुछ घंटों बाद सुहुईली ने अभी भी दूरी में धीरे धीरे चमकते आसमान को देखते हुए अपनी मुद्रा बनाए रखी। फू शेन शांग पूरे समय उसके पास बैठा रहा। 6 बजे उसने घड़ी देखने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर खड़ी हो गई। क्या आप अकेले चलना चाहते हैं या मुझे आपको उठाकर ले जाना चाहिए? सुहुईले की पीठ कांपने लगी। उसने अपने होठों को हल्के से काटा। काफी देर बाद उसने धीरे से लाल मीनार के खंभे को पकड़ा और खड़ी हो गई। उसके पैर वाकई सुन्न हो गए थे। जब वह खड़ी हुई तो उसके पैरों में तेज दर्द फैल गया। उसने सिर्फ अपने होठों को काटा और कुछ नहीं कहा। फू शेन शांग ने चुपचाप उसे बैठने में मदद की, फिर नीचे झुकी और कुशलता से उसकी पिंडलियों की मालिश की। सुहुईले ने अपने आंसू रोकने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया। पता चला कि उसे अभी भी वह समय याद है जब वह अपनी नींद में चलने से जागा था। अभी भी याद है कि उसके पैरों में ऐंठन होगी। वे दोनों बहुत परिचित थे। अब वे एक दूसरे के करीब थे, लेकिन यह क्षितिज की तरह था। वह अभी भी आएगा, अभी भी जानता है कि उसकी रक्षा कैसे करनी है, अभी भी उसके बगल में रहेगा। यहाँ तक कि अब वह उसकी मालिश करने के लिए नीचे झुका है। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। सब कुछ वैसा नहीं हो सकता था जैसा पहले था। बस उसने अचानक उसे दूर धकेल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके कदम लगभग जमीन को छू रहे थे, जैसे एक बेजान शरीर सीढ़ियों से कदम दर कदम नीचे चल रहा हो। फू शेन शांग बिना कुछ कहे उसके पीछे चला गया। पीछे आखिरकार टावर के नीचे पहुंचते पहुंचते वह लगभग थक चुकी थी। कार में बैठ जाओ। फो थान थोंग ने कार का दरवाजा खोला। हुईले ने उसकी ओर पीठ कर ली। तुम जाओ, कार में बैठ जाओ, मैं दोहराता हूँ, आप अकेले ही घर जाइए। फू शेन शांग की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसने उसे कार में खींच लिया था। उसकी हरकतें खुरदरी लग रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। अपशिष्ट कागज बिखरा हुआ था, चित्र गंदा थे, पूरी तरह से अतीत में उसके साफ सुथरे व्यक्तित्व के विपरीत। चित्रफलक पर एक विशाल काली स्क्रिप्ट पेंटिंग थी, लेकिन अगर आप बारीकी से देखते हैं
धूल के एक स्पेक के बिना एक साफ घर हुआ करता था। सु हुई ले ने गंदी पेंटिंग, इधर उधर फेंके गए कपड़ों और खाली शराब की बोतलों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सोफे पर बैठ गया। उसने मेज पर रखा रेड वाइन का आधा पिया हुआ गिलास उठाया और कहा, कहीं भी बैठ जाओ। फुथान थुओंग बैठा नहीं, उसकी उंगलियां फड़क रही थी। उसने गिलास से एक चाबी निकाली और उसे कॉफी टेबल पर फेंक दिया। होई ले की शांत अभिव्यक्ति आखिरकार टूट गई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून उसके मांस में गड़ गए। तुम्हारा क्या मतलब है? फो थान थोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। पेंटिंग की ओर देखा और कहा, अपने आप को अब और यातना मत दो। तो होई ले ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम परवाह करोगे? यह कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस क्षण फू शेन शांग ने छोड़ने के लिए एक कदम उठाया, सु हुई ले ने उसका पीछा किया और उसे कमर से कसकर गले लगाया। मत जाओ। उस चेहरे को देखते हुए जो वह दिन रात के बारे में सोच रही थी, उसके सच्चे तापमान को उबालने के बाद, उसके दिल की धड़कन को बढ़ाते हुए इटमेंट अचानक उसकी गर्दन को गले लगाकर उसके होठों को चूमने के लिए। फू शेन शांग ने उसे अभी भी पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, जैसे कि उसे अंतिम बिट को बचाने में मदद मिलती है, भले ही वह इस स्थिति में इतनी शांत थी। सांस लेना उसकी गहन आंखों में अंतिम बटन तक जारी रहा। एक छोटी मछली की तरह थोड़ा ठंडा हाथ त्रिभुज क्षेत्र में नीचे फिसल गया, जिससे लोग शर्मा गए और उनके कान गर्म हो गए। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सबसे अपमानजनक स्थिति का उपयोग करने वाले व्यक्ति को मरोड़ दिया और सबसे पागल आदमी को उसके सामने बैठा दिया। उसका आकर्षक चेरी मुंह हाँफ रहा था। फोथान थोंग की सांसें भी धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो गईं। जब उसका हाथ उसकी पैंट की जिप को छूता, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता, जिससे उसकी हरकतें रुक जातीं। उसका दिल धड़क कर जमीन पर गिर जाता। तो होई ले ने अपना सिर नीचे कर लिया, खुद पर हंसते हुए, यहाँ तक कि इतनी दूर जाकर भी वह उसे छूना नहीं चाहता था। क्यों? वह मुड़ गया, बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा, उसकी आस्तीन पकड़ी। इवान। फू शेन शांग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति पहले से ही थोड़ी अधीर थी। हुई ले, यह तुम्हारे व्यक्तित्व जैसा नहीं है। अगर तुमने अपना चुनाव कर लिया है, तो इसे और मत खींचो। सु हुई ले ने बेचैनी से समझाया, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं उसे मुझे छूने नहीं दूंगी। फू शेन शांग दंग रह गई। आखिरकार उसने उसका हाथ नीचे खींच लिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माफ करना। उसके होंठ कांप रहे थे। फू शेन शांग ने सीधे बीच में टोकते हुए कहा, तुम भी गलत नहीं हो। सु हुई ले अपना सिर हिलाती रही, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। यह आदमी बहुत ही परफेक्ट था, लगभग अजय। भले ही वह फू परिवार की रोशनी से ढका हुआ था, भले ही वह लड़ाई या छीना झपटी न करे, फिर भी वह अपने ऊपर की रोशनी को नहीं ढक सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि हर चीज में उनमें उत्साह की कमी है, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी। 10 साल तक उसका पीछा करते हुए उसे यह भी संदेह था कि वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, सिर्फ आदत के कारण। यहाँ तक कि सबसे अंतरंग क्षणों में भी उसे उसकी आंखों में कोई जुनून और प्यार नहीं दिखता था। ऐसा नहीं था कि वह उसके साथ अच्छा नहीं था, यह सिर्फ वह उस भावना को समझा नहीं सकती थी। वह उसके लिए कोमल और देखभाल करने वाला हो सकता था, लेकिन यह पूरी तरह से एक प्रोग्राम्ड एक्शन की तरह था, जैसे कि उसे केवल एक निश्चित साथी की आवश्यकता थी। और यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह हो, यह सिर्फ इतना था कि वह सही समय पर सही व्यक्ति थी और उसे कभी भी बदला जा सकता था। उस भावना ने उसे कभी भी सताना बंद नहीं किया। उसके पिता के जेल जाने के बाद उसका ठंडा रवैया वह चिंगारी बन गया जिसके कारण उनका रिश्ता टूट गया। उसने सोचा कि वह पछताएगा,
उसके पास आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक धरती को हिला देने वाली रात में जो उसके लिए इंतजार कर रही थी वह थी उसकी शादी की खबर। वास्तव में किसी को भी कभी भी बदला जा सकता था, लेकिन अगर उसका उससे कोई रिश्ता नहीं था तो उसने मीडिया समूह को क्यों स्वीकार किया? तिनकोसो माच ने उखाड़ फेंका। आप सत्ता पाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? हर जगह उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जब उसे पता था कि मैं खतरे में हूँ, तो फिर भी वह सबसे पहले मेरे पास क्यों आया? जब फो थान थुओंग मुख्य घर में लौटा, तो इन को बिस्तर से उठकर अपने दांत साफ कर रहा था। उसने ऊपर देखा और आईने में फो थान थुओंग का चेहरा देखा, जो अपने मुंह में झाग को निगलने की हद तक डरा हुआ था। तुमने इसे पी लिया। इनकू ने गुस्से से उसे घूरा। मानव भाषा बोलो। फू शेन शांग का लंबा शरीर दरवाजे से टिका हुआ था। उसके कपड़े उसकी बाह पर लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी लौटा हो। इंजू ने थूकते हुए कहा, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? तुम अचानक मेरे पीछे क्यों खड़े हो गए और मुझे मौत के घाट क्यों उतार दिया? बोलने के बाद उसने फू शेन शांग की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में देखा, फिर अपना सिर नीचे किया। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा और आईने में उसे देखा। तुम क्या कर रहे हो? फू शेन शांग ने भौहें सिकोड़ी। इंजू ने उसकी ठुड्डी को छुआ, सोचते हुए, फू शेन शांग, तुम्हारा रंग वाकई खराब है। तुम्हारा मूड बहुत भारी लग रहा है। क्या तुम कल रात चुपके से अपने प्रेमी से मिलने गए थे और मालकिन की चाची आ गई? फू शेन शांग, मैंने सही अनुमान लगाया, है न? इंजू बेहद उत्साहित था। ऐसा लग रहा था कि उसका आईक्यू बेहतर हो गया था। फू शेन शांग का पहले से ही बदसूरत रंग और भी बदसूरत हो गया। क्या तुम खुश हो क्योंकि तुमने सही अनुमान लगाया? इंजू का दिमाग घूम रहा था। बिल्कुल सही। आप खुश क्यों हो? यदि तुम्हारा अनुमान सही है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कल रात मालकिन को ढूंढने गए थे? इसलिए वह अपना सिर हिलाता रहा। फू शेन शांग ने ठंडी मुस्कान दी और कदम दर कदम आगे बढ़ा, जब तक कि उसने अपने हाथ सिंक पर नहीं रख दिए और उसे अपने नीचे जकड़ लिया, हिलने में असमर्थ। वाकई परेशान हो? क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है कि मैं पटरी से उतर जाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अगली बार साथ लाऊं ताकि तुम तस्वीरें ले सको? एनजू ने अपने छोटे से दिल को थपथपाया जो पहले से ही काफी डरा हुआ था। फू शेन शांग, क्या तुमने विस्फोटक खाए हैं? विस्फोटक मत खाओ, मुझे खाओ। दूसरे व्यक्ति ने बेहद बेशर्मी से उसकी गर्दन काटते हुए कहा। हालांकि प्रक्रिया का अनुमान गलत लग रहा था, लेकिन परिणाम वही था। वह वास्तव में अपनी इच्छा से संतुष्ट नहीं था। इनकू ने उसका कॉलर उठाया, उसकी गर्दन की तरफ देखने के लिए अपना सिर झुकाया। वहां वास्तव में एक स्पष्ट लाल निशान था। उसने उसे हताशा में दूर धकेल दिया। भाड़ में जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी गर्दन मत काटो। कोई भी खुला हिस्सा काटना मना है। तुमने मुझे स्कूल जाने के लिए कैसे कहा? ऐसा कहने के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने कहा, जो स्थान बाहर से खुला न हो वह भी अच्छा नहीं है। फो थान थोंग को कोई पछतावा नहीं था। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें, लगभग उसके पूरे शरीर पर लटक रहा था। अगर तुम काटती नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस मुझे 1 मिनट के लिए खुश करने के लिए मनाओ। मैंने उसके जीजा को मना लिया। मैं वास्तव में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती हूँ। क्या तुम अंधे हो कि तुमने इस आपदा से शादी की? कल मैं भाग नहीं गई। क्या यह तुम्हें खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं है? एनकू ने गुस्से से कहा। इन शब्दों ने उसे चतुराई से आश्वस्त भी किया। अगर उसे अब भी तलाक चाहिए होता तो वह कल फो परिवार के घर नहीं आती। तुम क्यों नहीं गए? फू शेन शंग आस्क्ड।
Although he appeared to have planned ahead in front of Fu Huasheng, in fact, he was completely unsure in his heart. In less than 2 months, he was not sure that he would gain more weight than Fu Jingshi in her heart. Even if he said 100 sentences, it would not be as good as Fu Jingshi saying one sentence. Even if he did 100 good deeds, it would not be as good as Fu Jingshi saying one sentence that he was a bad person. Just like betting on the car with Fu Huasheng, he was also betting with her. Not sure this phrase was both strange and stimulating to him. I am not used to owing others. And Jiv answered very decisively. She did not lie, although the big reason was that Fu Shensheng treated her very well. Whoever was good to her, she would definitely use all her ability to repay him. If he hoped that she would trust him, then she would trust him. Otherwise, if she continued like this, she would not be at ease for the rest of her life. She did not say the remaining reason. When Jing Shi received the call Fu Shensheng के शब्द, अगर वह इसी तरह चलती रही, तो फू शेनशांग को जरूर पता चल जाएगा कि जिंग शी ने क्या किया। क्या तब वह उसे गलत नहीं समझेगा? फू शेनशांग बोलने ही वाला था कि अचानक इंज्यू ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसके पीछे देखा। उसकी बाहों के नीचे से रेंगते हुए नतीजतन वह घबरा गई और फिसल गई। गिरने से 1 सेकंड पहले 2 हाथों ने एक साथ उसकी कमर पकड़ ली। तुम अचानक क्यों भाग रही हो? तुम ठीक हो? फू शेनशांग की फटकार की आवाज और फू जिंगशी की चिंता एक ही समय में गूंजी। इंज्यू बेहद शर्मिंदा थी क्योंकि वह दोनों लोगों की बाहों के साथ खड़ी थी। उसने अपनी छाती के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए सूखी हंसी हंसते हुए कहा, गोमेन नासाई, क्षमा करें। फू शेनशांग की पिछली नीच चाचा की उपस्थिति तुरंत अपने महान और उदासीन स्थिति में लौट आई जब उसने फू जिंगशी को देखा, उसे ठंडे रूप से देखते हुए। क्या इतना उत्तेजित होने की जरूरत है? एनजीओ ने उसे नजरअंदाज किया और फू जिंगक्सी को सावधानीपूर्वक समझाया, जिंगक्सी, गलत मत समझो। उसके शरीर पर पजामा झुर्रीदार था, उसकी गर्दन पर हिक्की बहुत स्पष्ट थी। 2 लोगों की अस्पष्ट हरकतें और भी स्पष्ट सबूत थीं। पूरी तरह से अविश्वसनीय। लानत है। उसकी छवि। कहने की जरूरत नहीं है। फू शेनशांग जानता था कि वह क्या सोच रही थी और निर्दयता से उसका मजाक उड़ाया। जब आपने उस समय बॉयफ्रेंड बदला था, तो आपको अपनी छवि याद क्यों नहीं आई? अब अपने पति के साथ खुलेआम अंतरंग संबंध बनाते हुए वह अपनी छवि पर भी ध्यान देती है। गलत पढ़ा। मुझे बताओ गलतफहमी कहाँ है? इनकू ने वास्तव में चाहा कि वह अपनी जहरीली जीभ को काट सके, ताकि भविष्य की परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। यदि तुम मेरे सिंहासन को नष्ट नहीं करोगे, तो क्या तुम मर जाओगे? किसकी जवानी लापरवाह नहीं होती? उस समय उसने बहुत सी पागलपन भरी हरकतें की, लेकिन उसने वास्तव में उन लड़कों के साथ कुछ नहीं किया। जिंगक्सी के सामने इस असहनीय छवि को दिखाना तो दूर की बात है। मुझे डर था कि तुम देर से उठोगे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने यहाँ आया हूँ। फू जिंगक्सी ने पहले तो दोनों लोगों के बीच की बातचीत पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस उसे असहाय रूप से देखा, फिर अपनी नज़र फू शेनशांग पर घुमाई। उसके उत्तेजक लहजे को आसानी से नहीं पहचाना जा सका। दूसरे अंकल अभी वापस आए हैं। इन शब्दों से स्पष्ट रूप से उससे सवाल करने का इरादा दिखा। फो थान थोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जिससे पता चला कि उनके मालिक इस समय बेहद दुखी थे। उनके पास क्या योग्यता थी? उनके पास उनसे सवाल करने की क्या स्थिति थी? इसलिए उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसे ईमानदारी और स्नेह से देखते रहे। वे तीनों कमरे में संघर्ष कर रहे थे। अगले दरवाजे पर फो हुआ सेना चप्पल पहने हुए थे और चलते समय जम्हाई ले रहे थे। यह बहुत शोर है। सुबह बहुत जल्दी है। क्या हम लोगों को सोने देंगे या नहीं? डिप्टी। फूल।
बहुत खूब, एनकू गुस्से से दहाड़ा। 3 सेकंड की खामोशी के बाद वे दोनों मुझे फोकाने ही के चारों ओर दौड़ाते रहे। तंग बाथरूम तुरंत अराजक हो गया। तुरंत रुको। भाभी, धीरे करो, धीरे करो। क्या कल ही तो हमारे बीच लड़ाई हुई थी? फिर भी तुम क्यों आ रहे हो? अभी 50 और बाकी हैं। मुझे कर्ज चुकाना है, मैं एक भी कर्ज नहीं छोड़ सकता। फो हुआ सेने ने हांफते हुए फो कैना ही के पीछे छिपकर फो थान थोंग से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया। भाई, भाई दो, आप उसका ख्याल रखना। हालांकि वह फो हुआ सेने से बिल्कुल सहमत नहीं था, लेकिन उसे फोकाने ही के आसपास उसका होना पसंद नहीं था। फोथान थोंग बोला, आनकू, खिलवाड़ मत करो। अनकू ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका एक हाथ कमर पर था, दूसरा फो हुआ सेने की ओर इशारा करते हुए जो बेशर्मी से फोकाने ही के पीछे छिपा हुआ था। यहाँ से चले जाओ, लुढ़कना मत। इसलिए उन दोनों ने मुझे भगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप फोकाने ही को घसीटा गया। वे तीनों जमीन पर लुढ़क गए। इनकू के नितंब फो हुआ सेने के पेट से दब गए। उसके दोनों हाथ फोकाने ही की छाती से दब गए, बाएं और दाएं गिर रहे थे। फोथान थोंग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसे पकड़ लिया और अपने कंधे पर उठा लिया। घर जाओ। आगे भेड़िए थे और पीछे बाघ। इस जीर्ण शीर्ण जगह में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहा जा सकता था।